हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये लेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को इसमें कवर किया है। साथ ही साथ आपके सभी पीवाई क्यूज को भी मैंने सॉल्व कराया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। आप लोग के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि डी एन एफ ब्लॉक बनाइए। आपके कमेंट की वजह से मुझको ये बहुत जल्दी बनाना पड़ा ये लेक्चर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी एन एफ ब्लॉक के बारे में। डी इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में। ठीक, डी ब्लॉक के बारे में। तो जो डी ब्लॉक है इसको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशनल एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो क्या है, एस और पी के बीच में। डी ब्लॉक कहाँ है? एस और पी के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। ओके, अब बात करते हैं जो डी ब्लॉक है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जो डी ब्लॉक है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 डी 1 से 10 तक, या ns 1 या 2। ठीक, तो इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 डी 1 से 10, या क्या होता है? ns 1 या 2 होता है। ठीक, तो आपको पता होगा डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, और यस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन क्रोमियम और कॉपर जो है इसमें क्या होते हैं? एस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्योंकि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, कॉपर और क्रोमियम क्या होते हैं, एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, ये भी हम देखेंगे। अब देखिए जो डी ब्लॉक है इसमें 4 सीरीज हैं। ठीक, डी ब्लॉक में कितने हैं? 4 सीरीज हैं। एक है 3D सीरीज, एक है 4D सीरीज, एक है 5D सीरीज, एक है 6D सीरीज। जो 6D है इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट तो पहले डिस्कवर ही नहीं है, कुछ एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव है, इसलिए हमको 6D वाले के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक, तो हमारे सिलेबस में 3D 4D और 5D है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जो 3D है इसमें आप सभी को जानते ही होंगे। 3D में क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब आते हैं। ठीक, देखिए जो 3D है इसको 3D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन 3D वाले में ही भरे जाते हैं, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। 4D को 4D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन 4D में भरे जाते हैं। 5D को 5D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन 5D में भरे जाते हैं। ठीक, अब देखिए आपको ये आपके जितने भी एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो पहले तो आपको इसमें ये वाले ऊपर वाले तो पहले याद होने चाहिए, 3D वाले के सभी आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस फॉर्म में भी याद होना चाहिए, मतलब ग्रुप में भी इनको याद होना चाहिए। तो ये देखिए ये 3 ग्रुप था, ये तीसरा है, ये चौथा ग्रुप है। मैं लिख दूँ ग्रुप, तो देखिए ये ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। आपको साथ ही साथ आपको ग्रुप फॉर्म में भी याद होना चाहिए। ठीक, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वाइटियम और लैंथेनियम। ठीक, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वनेडियम, नेप्टियम, टाइटेनियम, ठीक है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, ठीक, मैग्नीज है, टेक्नियम है, रेनियम है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद रूहोडियम है, फिर उसका ऑस्मियम है, कोबाल्ट है, रोडियम है, उसके बाद क्या है? आयरियम है, उसके बाद निकिल है, प्लेटिनम है, कॉपर है, एजी है, एयू मतलब सिल्वर और गोल्ड है। ठीक, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ठीक, तो ये आपको लाइन्स आपके ग्रुप में भी आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट आपको ये सब तो याद होने चाहिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, एजी, एयू, ये सब तो आपको याद होते ही हैं मैक्सिमम। निकिल, प्लेटिनम, ठीक, ये सब आपको याद होने। स्कैंडियम, वाइटियम, लैंसियम नहीं याद है तो प्लीज़ इसको याद कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके बारे में बात करते हैं। जो ये है जिंक है, कैडमियम और मरकरी है, ये तीनों का एनसीईआरटी बोलता है ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है। क्या है? जिंक, कैडमियम और मरकरी का एनसीईआरटी क्या बोलता है? ये ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक, ऐसा क्यों? इसका रीजन एनसीईआरटी देता है कि जो इनका डी ऑर्बिटल्स है ये पूरा फुलफिल्ड होते हैं। इनका डी ऑर्बिटल क्या है? पूरा फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है साफ साफ, क्या बोलता है एनसीईआरटी? जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है उसको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका रीजन रहता है कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो एनसीईआरटी बोलता है जो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी है ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनका जो डी ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड होता है किसमें? ग्राउंड स्टेट में, एज वेल एज इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। चाहे ग्राउंड स्टेट की बात करें चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि इनको आयन के फॉर्म में यदि चेंज कर दें तो जिंक क्या होता है? +2 आयन के फॉर्म में होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे भी निकाल देंगे तो भी क्या इनका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। ठीक, तो एनसीईआरटी यही लिखता है चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें चाहे ग्राउंड स्टेट में बात करें, दोनों में क्या होता है? इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं फुल फिल्ड होते हैं। ठीक, इसलिए क्या कहते हैं? दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट, इसलिए इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट में रिकॉर्डेड नहीं किया जाता है। ओके, तो देखिए नीट 2013 में क्वेश्चन आया इसी के बेस पे। तो एनसीईआरटी पहले क्वेश्चन क्या है? बोलता है स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक वेट कितना है? 21 है, इस ट्रांजिशनल एलिमेंट जो स्कैंडियम है इसको ट्रांजिशनल एलिमेंट हम बोलते हैं। जबकि क्या है? जो जिंक है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है, इज़ नॉट बिकॉज। तो जो स्कैंडियम इसको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं लेकिन जो जिंक है इसको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं। इसका रीजन आपको बताना है क्या होता है। ठीक, तो पहला रीजन है, पहला क्या है ऑप्शन? क्या है? बोथ स्कैंडियम और जिंक आयन आर कलरलेस। तो एनसीईआरटी बोलता है दोनों, सॉरी मतलब क्वेश्चन क्या है?
मतलब पहला ऑप्शन क्या बोला है कि दोनों ही स्कैडियम और जिंक दोनों ही क्या है, कलरलेस होते हैं इसीलिए, ठीक। एंड क्या कहते हैं, फॉर्म विद वाइट कंपाउंड, और वाइट कलर के कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए क्या है कि ये ट्रांजिशन जो भी है कुछ भी फालतू बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इन केस ऑफ स्कैडियम है जो 3D ऑर्बिटल आर पार्सली फिल्ड, ठीक, बट इन जिंक आर फुल्ली फिल्ड, ठीक, बट जिंक दीज आर फिल्ड, ओके। तो हाँ, ये बात तो सही है। जो स्कैडियम होता है इसमें क्या होता है, जो 3D है ये क्या होता है, पार्सली फिल्ड होता है, जबकि क्या होता है जिंक में क्या होता है, पूरा ही फिल्ड होता है, ठीक है, दीज आर फिल्ड, ठीक। यही मेन रीजन है, आंसर क्या होगा बी, ठीक, क्योंकि जिंक में क्या होता है पूरा फिल्ड होता है, इसीलिए क्या होता है इसे हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जो देखिए सी क्या बोला, लास्ट इलेक्ट्रॉन एज्यूमिंग एड टू 4s लेवल इन जिंक, तो बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4s लेवल में चला जाता है, ये कुछ भी है, ठीक। अगला क्या है, बहुत स्कैडियम और जिंक डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि स्कैडियम और जिंक दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सकते, मतलब ये भी कुछ भी बता रहा है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, क्योंकि जो होता है स्कैडियम इसका जो होता है पार्सली फील्ड होता है, जबकि जिंक का होता है फुल्ली फील्ड होता है 3D ऑर्बिटल, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा बी, ओके। अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो हम पूरे एनसीईआरटी की लाइन से ही चल रहे हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे आप क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो इसके ये सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक। तो जितने भी ट्रांजिशनल मेटल हैं ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक। तो ये एनसीईआरटी होता है, ये हाईली मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये मेटल इसलिए इनकी क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा ही, ठीक। इससे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, साथ ही साथ डक्टिबिलिटी होती है, ठीक, मेटिबिलिटी होती है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, थर्मली और इलेक्ट्रिक क्या होता है, कंडक्टिव होते हैं, ठीक। और एनसीईआरटी लिखता है लेकिन एक्सेप्शन छोड़कर जिंक, कैडमियम, मर्करी, तो क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्करी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक, इसलिए इसमें ये मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक। जैसे हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, हो गया डक्टिबिलिटी, ये सब स्ट्रेंथ इसमें इनकी ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है जिंक, कैडमियम, मर्करी की, ठीक। फिर एनसीईआरटी ये भी बोलता है कि हार्ड होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि मेटल है, ये इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। एंड लो वोलाटाइल, और वोलाटाइल मतलब भाप बना के उड़ना, तो बहुत कम ही ये मतलब भाप बना के उड़ते हैं, मतलब लो वोलाटाइल होते हैं, ठीक। इसका भी एक्सेप्शन देता है कौन, जिंक, कैडमियम और मर्करी, ओके। जिंक, कैडमियम, मर्करी ये सब क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, ठीक। तो ये जिंक, कैडमियम और मर्करी छोड़ दे, बाकी सभी क्या होंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा और हार्ड होंगे, ठीक, ये सब होगा, ठीक। देखिए अभी हमने बात किया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक। ये सभी मेटल होते हैं, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक। अब बात करते हैं, चलिए मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक। आपके एनसीईआरटी में इसको ग्राफ देके बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो एनसीईआरटी बताता है जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं प्रपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें जितना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से क्या होता है, एनसीईआरटी क्या बोलता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन n1d ऑर्बिटल देन इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होता है इससे क्या होता है, इंटर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक। तो इंटर मेटालिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। देखिए लेकिन ये क्या है, जो मैग्नीज है, ठीक, मैग्नीज Mn जो है, तो मैग्नीज के अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d5 4s2 होता है, ठीक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 3d5 4s2, यानी इसमें क्या होगा, पूरे लगभग जितने भी डी ऑर्बिटल सभी क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, ठीक। अनपेयर्ड होते हैं मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीज में क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका सबसे अधिक होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक। तो इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, घट जाता है। इसका रीजन में एनसीईआरटी बताता है, जिस तरह क्या होता है जिंक, जो जिंक होता है उसको सबसे कम होता है, मैग्नीज से की उससे बात करें उससे भी कम होता है जो जिंक क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही नीचे होता है जिंक का, ठीक है। आप ग्राफ देखेंगे तो जिंक और कम है, ठीक, क्योंकि जिंक क्या है, ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल फिल्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं मतलब उसके सभी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या है, फुल फिल्ड है, ठीक। इसलिए क्या होते हैं, जो जिंक होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मैंने एकदम शुरू में ही आपको बोल दिया था ये बात कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिंक, कैडमियम, मर्करी का सबसे कम होगा, ठीक। लेकिन मैग्नीज का भी कम हो जाता है, इसका रीजन एनसीईआरटी बताता है, क्योंकि देखिए जैसे जिंक है वैसे ये भी है, बस इसमें क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या है, हाफ फील्ड, जो जितने भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के कारण 3D में कितना 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाने का इसका बिहेवियर जिंक की तरह हो जाता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाने का इसका बिहेवियर जिंक की तरह हो जाता है, इसलिए ये भी क्या होता है, इसलिए इसका बढ़ने की जगह क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। इसका अधिक होने की जगह क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। सिंपल सा आप याद कर सकते हैं कि इसका जो है सबसे नीचे मतलब इससे नीचे हो जाता है, पर जिंक का उससे भी कम होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो जिंक का सबसे कम होगा, लेकिन मैग्नीज का क्या है वो कम हो जाता है, ठीक। इसका आपको ग्राफ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। यानी ओवरऑल देखें तो क्रोमियम का सबसे अधिक होगा,
ये मान लिया आपसे पूछेगा भी तो सबसे अधिक क्रोमियम का होगा, मैग्नीज का मत दीजिएगा, ठीक। बताइएगा, मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा सबसे अधिक क्रोमियम का होगा क्योंकि क्रोमियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक। अब देखिए एनसीईआरटी देता है, नोट पॉइंट लिखता है एमन और टीसी लो एज लाइक जिंक कैडमियम मर्करी। तो एनसीईआरटी बताता है मैग्नीज से जो टेक्नियम है, देखिए जिंक कैडमियम मर्करी और सबसे लो तो होगा ही, साथ ही साथ मैग्नीज और टेक्नियम का भी कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ये देखिए सबसे अधिक किसका होगा, 5D का होगा, ठीक। 5D का उससे अधिक होता है, 5D का सबसे अधिक होता है, फिर किसका होता है, उसके बाद फिर किसका होता है 4D सीरीज का होता है, फिर किसका होता है 3D सीरीज का होता है, ठीक। तो सबसे अधिक किसका होगा 5D का होगा। देखिए 5D में एकदम ऊपर हो जाता है, ये ग्राफ ऐसा ना बन के ऊपर वाला ही बन जाता है, ठीक। तो सबसे अधिक 5D का होगा, फिर किसका होगा 4D का होगा, फिर किसका होगा 3D का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ एटॉमिक बॉन्ड। तो कितना एनर्जी हम दें कि एटॉमिक बॉन्ड को उसको ब्रेक कर सके, इसे ही कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो मेटल के बीच बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कि कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं, ठीक। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सेम चीज़ है, क्योंकि जितना मेटल जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी देना होगा उसको तोड़ने के लिए, ठीक। तो ये भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी की तरह है, क्योंकि जो जिसका मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी देना होगा उसको तोड़ने के लिए, ठीक। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होगा। इसका भी ग्राफ सेम वैसे ही बनेगा, ठीक। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी, इसमें भी क्या होता है, एमन का क्या होता है, लो हो जाता है। आपको मैंने ऑलरेडी उसमें बता दिया, याद कर लीजिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी एकदम सेम उसी की तरह है, ठीक। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के, ये भी ओके। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, आपको पता होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऑलरेडी सभी का ट्रेंड यही रहा अब तक। ये हम लोग क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, जब आप किसी सीरीज में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता था, ठीक। जैसा कि आप शुरू से ही पढ़ते हैं, ये चीज़ यहाँ भी होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ऑलरेडी आपको एक्सेप्शन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, डी ब्लॉक में भी, ठीक। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। लेकिन जो आयरन, कोबाल्ट और निकिल होते हैं, इनके क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। इनके एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, एटॉमिक साइज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो कॉपर है, मतलब उसका मतलब कॉपर ज़्यादा क्या हो जाएगा, जिंक का क्या होगा, कॉपर से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो हमेशा क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे तो घटना चाहिए था, ठीक। टॉप टू बॉटम जाने पे घटना चाहिए था, लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकिल का क्या होता है, बराबर हो जाता है आपस में एटॉमिक रेडियाई। साथ ही साथ जो होता है जिंक का कॉपर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो पहला वाला तो सिंपल सा जनरल ट्रेंड जो होता है, जेड इफेक्टिव इसमें ज़्यादा है, इसलिए स्कैडिंग इफेक्ट से जेड इफेक्टिव जो है ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है स्कैडिंग इफेक्ट से, इसलिए क्या होता है टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, घटता है। ये ऑलरेडी आपने जाना होगा, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होता है, ठीक। और यही रीजन होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घटता है, सिंपल सी रीजन है। लेकिन जो होता है आयरन, कोबाल्ट, निकिल में, इसमें क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव क्या होता है, स्कैडिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इनके एटॉमिक रेडियाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अगला बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, जबकि कॉपर और जिंक के इसमें क्या होता है कि जिंक का ज़्यादा होता है कॉपर से। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो होता है स्कैडिंग इफेक्ट अब इसमें ज़्यादा हो जाएगा जेड इफेक्टिव से। तो स्कैडिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है जेड इफेक्टिव से, इसलिए क्या होता है कि जिंक का ज़्यादा हो जाता है कॉपर से, ओके। देखिए आपको कुछ ना समझ आया तो जिस फॉर्म में मैंने लिखा है बस उसी फॉर्म में आप याद कर लीजिए। एनसीईआरटी इसको बहुत ही घुमा घुमा के लिखा है, आपने एकदम पढ़ के एकदम परेशान हो जाओगे। इसको मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक बना के ही किया है, एनसीईआरटी के एक लाइन को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, ओके। आई होप कि आप जानते होंगे जेड इफेक्टिव क्या है, स्कैडिंग इफेक्ट क्या है, ये सब आप जानते होंगे, ओके। इसके बारे में बात नहीं करूँगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। तो आपको पता होगा नीचे हम जाते थे, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता था, ठीक। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जो ये 3D सॉरी जो 4D वाले हैं, इनका क्या होता है, बराबर हो जाता है 5D के, ठीक। 4D की एटॉमिक साइज है 5D के एटॉमिक साइज के बराबर हो जाता है, ठीक। तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए एटॉमिक रेडियाई। तो फिर देख लीजिए ऊपर से यदि हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो जनरल ट्रेंड तो ये होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जो 4D वाले जो हैं उनका 5D के बराबर हो जाता है, ठीक। 4D वाले के जो होता है एटॉमिक साइज जो होता है 5D के बराबर हो जाता है, ठीक। एनसीईआरटी इसका रीजन भी देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताता है कि साइज ऑफ 4D इज इक्वल टू 5D ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इंटर्ड ऑफ 4f ऑर्बिटल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4D वाला है उसका साइज क्या होता है, 5D के बराबर हो जाता है, ठीक। इस वाले में नहीं दिखेगा आपको, स्कैडिंग वाले में आपको नहीं दिखेगा, किस में भी दिखेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जर्कोनियम और हाफनियम से आपको देखने को मिल जाएगा। स्कैडियम, वाइटनियम और लैंथेनियम वाले में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जो जर्कोनियम उसका साइज क्या होता है,
हाफमोनियम के बराबर हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं 4D का क्या होता है, इक्वल हो जाता है 5D के। 4D सीरीज का क्या होता है, 5D सीरीज के इक्वल हो जाता है साइज। ठीक, तो और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप जानते होंगे क्या होता है, एंट्री ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो जो 4f का ऑर्बिटल का यहाँ पे एंट्री हो जाता है, आपको पता होगा कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ के बाद जो आते हैं 57 के बाद यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके 4D यहाँ पे आ जाते हैं, 4f वाले जो होते हैं यहाँ पे सीरीज आने लगते हैं। 4f का स्कैडिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, साइज जो होता है बराबर हो जाते हैं। ठीक, कुछ नहीं याद करना है, बस एनसीईआरटी जो लिखा है कुछ समझ में आया चना है, बस इतना याद कर लीजिए। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, 4f का एंट्री होना है, एंट्री ऑफ 4f ऑर्बिटल का यहाँ पे एंट्री होना है। ठीक, कि आपके नीट में इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम 10-22 पे क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल इसी यही वाले पे, जर्कोनियम और हाफमोनियम वाले पे कम से कम 5-6 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीवाई की। देखिए नीट 2010 का क्वेश्चन और ऐसे कई क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ इसी बेस पे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम साइज, तो इसमें बोला है कि इसमें से कौन से पेयर हैं जिनका सेम साइज है। ठीक, तो आपको पता होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या होता है, 4D और 5D के जो होते हैं साइज क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो आपको पता है जो जर्कोनियम और हाफमोनियम है इसमें क्या होते हैं, साइज क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक, यहाँ पे आप देखिए जर्कोनियम और टाइटेनियम जो है जो ऊपर वाले होते हैं। ठीक, टाइटेनियम और जर्कोनियम, उसके सबसे ऊपर क्या 3D वाले में क्या होता है, टाइटेनियम होता है, फिर जर्कोनियम होता है, फिर क्या होता है, हाफमोनियम होता है। ठीक, तो ये वाला आप गलती से मत मार दीजिएगा, आपका यही होगा जर्कोनियम और हाफमोनियम। तो बस यही क्वेश्चन, बस सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हर क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, जर्कोनियम और हाफमोनियम। आपके एनसीईआरटी में भी इसको ही दिखाता है। ठीक, बस सेम क्वेश्चन पे ही कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम पे। आप चाहे तो इसको सिंपल से याद भी कर सकते हैं, जर्कोनियम और हाफमोनियम के बराबर होते हैं साइज। ओके, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको पता होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी जितने भी एनर्जी आइटम होते हैं, तो जितने भी जैसे एंथैल्पी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये सभी क्या होता है पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होते थे। ठीक, जबकि ग्रुप में क्या होता है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। ठीक, तो सब में ये सिंपल सा ट्रेंड चलता है सभी में। ठीक, साथ ही साथ हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये भी देखते थे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, स्टेबल कौन होते थे, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते थे उनकी मैक्सिमम हो जाती थी, जो हाफ फील्ड होते थे फुल फील्ड होते थे उनकी मैक्सिमम होती थी। ठीक, जैसे बात करें फर्स्ट वाले में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसमें लेकिन जो जिंक होगा, कैडमियम और मर्क्यूरी के होंगे, इसके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, क्योंकि उनके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि कॉन्फिगरेशन आप कहेंगे क्या होगा, फुलफिल होता है। इसे इनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या होंगे, इनका क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका मैक्सिमम होगा, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है ये सभी। ठीक, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम किसका होता है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्या है, कॉन्फिगरेशन क्या है, फुलफिल्ड होता है। ठीक, फुलफिल कॉन्फिगरेशन होने का क्या होता है, सबसे अधिक इनका मैक्सिमम होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी होगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम किसका होगा, तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए। ठीक, तो क्रोमियम से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्रोमियम का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1 होता है। 3d5 4s1, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये भी क्या होगा, फुल फील्ड मतलब हाफ फील्ड हो गया। ठीक, तो जब भी बोले सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो ये जो क्रोमियम होगा क्या होगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं जो कॉपर में क्या होता है 3d10 4s1 होता है। ठीक, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो क्या होगा, 3d10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों भी क्या हो गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया कॉन्फिगरेशन। ठीक, देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने का कार्य जो होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेगा तो क्रोमियम और कॉपर का मैक्सिमम होगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेगा किसका मैक्सिमम होगा, क्रोमियम और कॉपर का। तो इस पर क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो मैक्सिमम किसका होगा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का अधिक होगा। ठीक, यदि बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका मैक्सिमम होगा, कॉपर और क्रोमियम का होगा। आपके एनसीईआरटी में है ये सभी। ठीक, तो सेकेंड किसका अधिक होगा, कॉपर और क्रोमियम का होगा। अब बात करते हैं थर्ड किसका अधिक होगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, थर्ड किसका मैक्सिमम होगा, तो मैग्नीज का होगा। ठीक, और जिंक का होगा। ठीक, देखिए फिर से मैग्नीज आ गया, फिर से मतलब मैग्नीज तो था नहीं उस टाइम, और देखिए फिर से जिंक क्या होगा, फिर जिंक का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या हो गया, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब क्या हो गया, 3d5 हो जाएगा Mn का, और जिंक का क्या होगा, 3d10 हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या होगा, मैग्नीज और जिंक का क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में आपको याद करना होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका होगा, जिंक वाले जो होंगे फैमिली मतलब जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का अधिक होगा। ठीक, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, कॉपर और क्रोमियम का अधिक होगा। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, मैग्नीज और जिंक का होगा। ओके, एनसीईआरटी की सभी लाइन है। ओके, तो ये 2005 का क्वेश्चन है। फॉर 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशनल मेटल आर लिस्ट बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर, विच वन ऑफ देम इज
हैव द हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें सबसे हाईएस्ट किसका होगा, तो अभी मैंने बताया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे हाईएस्ट किसका होता है, मैग्नीज का होता है या जिंक का होता है। ठीक, अभी मैंने बताया फर्स्ट किसका होता है आपका जिंक का होता है, दूसरा किसका होता है कॉपर या क्रोमियम का होता है, जो तीसरा वाला किसका होता है मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा सी। ठीक, देखिए 2008 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वो भी है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक किसका होता है, क्रोमियम और कॉपर का होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक किसका होगा, क्रोमियम का, तो क्रोमियम वाला ऑप्शन एक ही है, यहाँ पे इसको ही मार के आगे निकल सकते हैं। ठीक, तो सबसे अधिक किसका होगा, क्रोमियम का, फिर मैग्नीज, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। ठीक, तो आपको पता होगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका अधिक होता है, क्रोमियम को होता है। ओके, तो मैं गला बैठा है फिर मैंने आपके कहने पे ही लेक्चर बनाया है। आई होप ये कहीं आपको मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्लीज़ आप वहाँ पे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, पहला, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। अब हम चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, जो मतलब कि ट्रांजिशनल एलिमेंट है, ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे शो करते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है इनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ठीक, तो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। इनका रीजन एनसीईआरटी क्या बताता है, एनर्जी गैप बिटवीन NS1D एंड NS आर वेरी लेस। तो एनर्जी गैप जो होता है NS मतलब D और S के बीच बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है ये कूद फान करके एक से दूसरे में कूद करके अच्छा खासा ऑक्सीडेशन स्टेट अपना शो करने लगते हैं। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करने लगते हैं। ठीक, इसका रीजन आपको याद करना होगा, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका रीजन क्या है, जो D और S के बीच बहुत लेस एनर्जी गैप होता है इसीलिए। ठीक, इसका एनसीईआरटी में एक्सेप्शन देता है, जो स्कैडियम और जिंक है ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये जो स्कैडियम +3 शो करता है खाली, और जिंक क्या है ये खाली +2 शो करता है। ठीक, तो यही दोनों एक्सेप्शन में, बाकी जितने भी हैं सभी क्या होंगे, 5-5 होंगे, 6-6 होंगे, 3-3 होंगे, 4-4 होंगे, ऐसे ऐसे कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, यही बस का स्कैडियम और जिंक है, केवल एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, बाकी सब की बात करें तो सभी क्या होंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, और जो मैग्नीज इसका तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर यही शो करता है। ठीक, जो मैग्नीज की बात करें तो कितना होता है, +2 से +7 तक जितने भी ऑक्सीडेशन होंगे सभी को शो करता है। तो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट को ये शो करता है। ओके, यानी +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक की ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है मैग्नीज, तो सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक, देखिए आपके नीट में ही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है, जो आपका मैग्नीज है। ये कितना होता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करता है। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, सी। ये सेम क्वेश्चन है 2009 में भी ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच विद द फॉलोइंग ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में एग्जीक्यूट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करता है, आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको करना आना चाहिए, 3d5 और 4s2 यही होता है। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, बी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, ये नीट 2012 क्वेश्चन है, आप लोग के बहुत दिन से कमेंट आए थे ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, इसलिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, और बहुत सारे ऐसे एक ही जैसे कई क्वेश्चन आए हैं इसमें डी ब्लॉक में, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ। ठीक, तो देख सकते हैं 2012 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेट अगेंस्ट। तो इसमें कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सही ऑर्डर यही बोल रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। ठीक, तो सबसे अधिक आपको पता होना चाहिए मैग्नीज होता है, फिर उसका क्रोमियम होता है, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। तो जिसमें सबसे अधिक वो होगा आपका मतलब कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे अधिक होंगे उसका ही सबसे अधिक होगा। मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे अधिक मैग्नीज, फिर क्रोमियम, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हमको बोला कौन सही नहीं, यही पूछा है, नॉट बोला है, नॉट करेक्ट ऑर्डर किसका गलत ऑर्डर है, हमसे यही पूछ रहा है। तो पहला तो सही है, कोई बात नहीं। बात करते हैं दूसरा की, जैसे दूसरा हम क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, तो देखिए अगला क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बस ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग हमसे पूछ रहा है मतलब कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो इसमें भी क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ही प्रपोर्शनल ये भी होता है। ठीक, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होंगे वैसे ऊपरी वाला ऑर्डर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऊपरी वाला ऑर्डर होगा। जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होता है उसका ही मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक, तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैग्नीज होगा इसका सबसे कम हो जाता है। आपको मैंने ग्राफ में दिखाया था, मैग्नीज का सबसे कम हो जाता है, पर जिंक से कम नहीं होता है, पर कम हो जाता है। ठीक, तो आपको पता होगा ग्राफ में, तो इसका कम हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक,
तो हमारा यही है, यही गलत ऑर्डर है, मैग्नीज का कम होना चाहिए। ठीक, सबसे अधिक इसमें किसका होना चाहिए, क्रोमियम को होना चाहिए, मैग्नीज का एकदम नीचे पीछे चला जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए डी वाला क्या है, इंक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका अधिक होता है, क्रोमियम को होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन सी वाला यही गलत है, यानी आंसर क्या होगा हमारा सी। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी है। ओके, ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे +2 वाले की, जो +2 से मतलब मेटल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से इसमें जाते हैं, मतलब जो मेटल क्या होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए जो सबसे पहले बात करते हैं जो 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 SRP होता है, जो SRP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की SRP मैंने लिखा शॉर्ट में। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट के। ओके, तो सिंपल से याद कर लीजिए, जिसका SRP जितना कम होगा, जिसका SRP जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, जिसका SRP कम होना चाहिए, जिसका SRP जितना निगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे कम SRP जिसका होगा, जो सबसे कम होगा SRP, वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वही दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। ठीक, वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, ऐसा ही बोल सकते हो, उसका रेडॉक्स पोटेंशियल वही होगा, उतना ही होगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, जिसका SRP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना ही कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, या रिड्यूसिंग पावर उतना ही अच्छा उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही अच्छा होगा। ओके, मतलब वो अच्छे से लोगों को रिड्यूस कर सकता है। ठीक, तो देखिए आप जितने भी मेटल देखेंगे, सभी के मेटल जो होते हैं, जैसे सभी जो +2 वाले होते हैं, सभी क्या होता है निगेटिव आते हैं। सभी के जो +2 वाले जो होते हैं ऑक्सीडेशन मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं +2 वाले, सभी क्या आते हैं निगेटिव आते हैं। ठीक, लेकिन जो कॉपर होता है इसका क्या होता है पॉजिटिव आता है। ओके, कॉपर का +2 वाला यदि आप देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव आता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d10 4s1 होता है। ठीक, यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d9 हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी स्टेबिलिटी अब तो गेन कर ही नहीं पा रहा है। यदि कॉपर से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से क्या होता है, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए कॉपर क्या होता है अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण इसका SRP जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। जब पॉजिटिव SRP हो जाएगा तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ठीक, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होगी। जो सबसे अधिक निगेटिव होगा, जिसकी जो सबसे कम होगा SRP, ठीक, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, क्योंकि होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये जो कॉपर होता है क्या होता है, इसकी पॉजिटिव SRP होती है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन भी आए हैं। कॉपर की SRP क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, तो देखिए जो कॉपर होता है इसका SRP क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव होता है, जबकि बाकी सबकी बात करें तो निगेटिव होगा। ठीक, लेकिन मैग्नीज, निकिल और जिंक जो होते हैं इनका क्या होता है बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इसकी वैल्यू होती है इन लोग की, मैग्नीज, निकिल और जिंक। क्योंकि आप जानते हैं जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये भी स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के कारण ही क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं इनके SRP का होता है बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है। जब बहुत ज़्यादा अच्छा निगेटिव है इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो जितना ही कम वैल्यू होगी जिसकी वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, अब देखिए जो कॉपर है ये क्या होता है कि पॉजिटिव है, कॉपर की SRP क्या है पॉजिटिव, इसलिए किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यदि कॉपर का HCl से रिएक्शन कराएंगे, HCl से रिएक्शन करके दिखाया NCERT में, जब कॉपर का HCl से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर साथ ही साथ ना तो हाइड्रोजन गैस देगा, ना ही Cl2 कंपाउंड बनाएगा। ठीक, क्योंकि जो कॉपर इसका SRP क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने के बाद बेकार रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। पॉजिटिव होने का रिड्यूसिंग एजेंट क्या खराब है, इतनी इसकी औकात नहीं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सके, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सके, इतनी इसकी औकात नहीं हो पाएगी। तो कॉपर क्या होगा, इसका SRP क्या होगा सबसे मतलब पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे NCERT आपको दिखाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे NCERT क्या लिखता है, देखिए साथ ही साथ NCERT दूसरा एग्जाम्पल ये भी देता है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होते हैं जैसे HNO3 और H2SO4 होते हैं, ये कॉपर को कॉपर 2 में ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक, जबकि ये एसिड इनको कर सकता है पर ये एसिड को नहीं कर पाएगा। इतना घटिया है कि ये इन एसिड को नहीं कर पाएगा, जबकि ये एसिड जो होते हैं HNO3 और H2SO4 क्या होते हैं कॉपर को कॉपर +2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए, जो कॉपर होता है इसका SRP पॉजिटिव होता है। SRP पॉजिटिव होने के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट खराब होता है, बकवास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब बकवास रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए HCl को नहीं ये रिड्यूस कर पाएगा, और साथ ही साथ इसको जबकि HNO3 और H2SO4 होते हैं, इसको क्या होता है कॉपर को कॉपर 2 में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक, देखिए NCERT बताता है जो कॉपर होता है इसका SRP पॉजिटिव क्यों होता है। इसका SRP पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, हाई एंथैल्पी और एटमाइजेशन, इसका एटमाइजेशन की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, मतलब एटम को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, तो हाई एंथैल्पी और एटमाइजेशन होती है, साथ ही साथ लो एंथैल्पी और हाइड्रेशन होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है और एटमाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, एटम तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी,
ठीक। और साथ ही साथ लो एंथैल्पी हाइड्रेशन इसका हो ही नहीं सकता, ठीक। इसलिए जो होता है कॉपर जो होता है ये क्या होता है प्लस मतलब पॉजिटिव SRP शो करता है, ठीक। तो ये नीड टू नो 11 12 का क्वेश्चन है, क्या है, फोर सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल आर लिस्ट बिलो विच फॉर विच वन ऑफ देम स्टैंडर्ड पोटेंशियल +2 वाला बता रहा है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका है, +2 वाला है, ठीक। वैल्यू है पॉजिटिव साइन, तो किसका पॉजिटिव साइन होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका पॉजिटिव होता है, ये हमसे पूछा है, ठीक। तो NCERT के लाइन से क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कॉपर होता है क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आप यहाँ से मार सकते हैं C ऑप्शन, ओके। अब देखिए बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +3 वाले की बात करते हैं, ठीक। ये क्या होता है +2 से +3 में जाता है कोई मेटल्स, तो उसके लिए बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। अब देखिए जो स्कैडियम है, स्कैडियम क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं स्कैडियम में। स्कैडियम क्या है कि ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, तो स्कैडियम जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। +2 से जैसे +3 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। +2 में क्या है, यहाँ पे देखिए स्कैडियम क्या होता है, आर्गन 3d1 4s2 होता है, ठीक। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आर्गन 3d1 हो जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एकदम आर्गन ही बचेगा, तो एकदम ही क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एकदम कैसा होगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इसका हो गया। तो जो +3 वाला होता है इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। SRP इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। इसका रीजन हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्कैडियम है क्या होता है, इसका जो कॉन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ स्कैडियम +3, जो स्कैडियम +3 स्टेबिलिटी गेन करने का क्या होता है, विच है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाने का कारण जो स्कैडियम होता है इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में आती है, ठीक। बहुत ही इसकी लो होती है, बहुत निगेटिव होती है, ठीक, स्कैडियम की। ठीक, इसमें बात हो रही है +3 में बात हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं ऐसे जिंक की, तो जिंक की भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो जिंक है इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए जो जिंक है, जिंक के जब +2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये तो स्टेबिलिटी गेन हो गया +2। जब +3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। यानी अब तो ये खराब हो गया, स्टेबिलिटी इसकी खराब हो गई। इसे जो होता है इसका SRP क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जिंक का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ओके। देखिए जो +3 वाले में से आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसकी पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव होगी, लेकिन जो +2 वाला है उसमें मात्र जो कॉपर ऐसा है जिसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते थे। जो आपको मैं भी आपको ग्राफ करके दिखाऊंगा अभी, क्योंकि इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके देखना ही पड़ेगा कि किसका पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव, ठीक। तो जो जिंक होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि क्या है, इसकी स्टेबिलिटी गेन जो है, स्टेबिलिटी खराब हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं जब +3 में जा रहा है तो स्टेबिलिटी खराब हो गई, ड्यू टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d10 से। जब 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए क्या होता है, इसकी SRP जो होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और पॉजिटिव में आ जाती है, ओके। ऐसे बात करते हैं एमन की, बात कर लेते हैं। तो एमन में क्या होगा, जब +3 में जाएगा तो +3 में भी क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगी, ठीक। +2 में क्या था, 3d5 में था, जबकि +3 में क्या होगा, 3d4 में चला जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन खराब हो गई, ठीक। इसलिए एमन की भी क्या होती है, हाई पॉजिटिव होती है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू इसकी भी होती है, ठीक। हाई वैल्यू होती है NCERT लिखता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। NCERT लिखता है ड्यू टू एमन क्या होता है, +2 इज पॉसिबिलिटी क्या है, पार्सली स्टेबल बिकॉज 3d5 इज हाफ फेल्ड, ओके। देखिए जबकि क्या था कि ये जो MM+2 वाला था ये पार्सली स्टेबल था, किसमें 3d5 होने का ये क्या था, पार्सली स्टेबल था। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी खराब हो गई, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, हाई वैल्यू हो जाती है, SRP वैल्यू हाई हो जाती है, मतलब कि खराब रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी, ओके। अगला एग्जाम्पल NCERT आयरन का दिखाता है। तो आयरन भी क्या है, इसमें भी देखिए आयरन से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, देखिए आयरन जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2 होता है, ठीक। जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। यानी अब क्या हो गया, स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो आयरन ने क्या किया, स्टेबिलिटी गेन कर लिया। स्टेबिलिटी गेन करने का इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में लेकिन रहेगी, लेकिन बहुत लो पॉजिटिव में रहेगी, मतलब कि निगेटिव में नहीं होकर पॉजिटिव में ही है। मतलब NCERT देखता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में पर लो पॉजिटिव में, मतलब निगेटिव से थोड़ा कम है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव में बहुत कम पॉजिटिव में है, मतलब बहुत कम पॉजिटिव, मतलब कि मतलब अच्छा, ये मतलब ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज तो रख रहा है पर उतना अच्छा नहीं रख रहा है, ठीक। तो ये भी क्या है, इसकी क्या है, पॉजिटिव में इसकी भी है, लेकिन क्या है, कम पॉजिटिव में है, ठीक। मतलब निगेटिव के पास पहुंचने वाला ही था लेकिन कम है, ठीक, बहुत कम इसकी वैल्यू है। तो जो जितना अच्छा निगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा, ओके। तो आयरन में क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज +3 3d5 सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो 3d5 हो जाने का इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आ जाती है, ओके। यहाँ पे मैंने NCERT की एक लाइन को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ओके। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आपके NCERT में ग्राफ, मतलब ये फिगर बना के दिया जो ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो +2 वाले बात करते हैं, जब मेटल क्या होता है +2 में जाता है तो उसमें देखिए जो कॉपर एक ऐसा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉपर है कि इसी का क्या होता है, पॉजिटिव में होता है SRP, इसी का SRP क्या पॉजिटिव में होता है, मतलब ये सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा,
कॉपर +2 में बात करें, बाकी सभी की देखेंगे तो निगेटिव है। ठीक, अब बात करते हैं जो ये वाला है जो +3, इसमें मैक्सिमम आपको निगेटिव भी दिखेंगे, पॉजिटिव भी कहीं कहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको बना कर देखना पड़ेगा। ठीक, जो आयरन होता है एनसीईआरटी बोलता है बहुत लो निगेटिव, लो पॉजिटिव होता है, बहुत लो पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है स्टेबिलिटी गेन हो जाता है इसमें भी, तो लो पॉजिटिव, बहुत कम पॉजिटिव, देखिए 1 से कम में है इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर। तो अभी सभी एनसीईआरटी की लाइन को मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है, एनसीईआरटी की लाइन को मैंने क्लियर किया। अब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स। तो जो हैलाइड होते हैं बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मतलब कंपाउंड बनाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी लिखता है सो द स्टेबल हैलाइड ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल। तो जितने भी ट्रांजिशनल मेटल जो होते हैं 3D वाले, जितने भी 3D वाले होते हैं मेटल्स, वो सभी क्या कहते हैं बहुत सारे मतलब कंपाउंड बना देते हैं हैलाइड के साथ, बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं बहुत सारे। ठीक, एनसीईआरटी ये लिखता है जो हैलाइड और हाई ऑक्सीडेशन नंबर एक्टिव। तो जो जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो बहुत मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बना सकते हैं। तो जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही कंपाउंड बना सकते हैं, जितने उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन उनका होता है उसके साथ वो कंपाउंड बना के स्टेबल हो सकते हैं। ठीक, तो जो हैलाइड होते हैं बहुत मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड को बना सकते हैं। ठीक, जैसे बात करते हैं जो वेनेडियम है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना होता है +5 होता है, तो +5 वाले कंपाउंड बना लेता है वेनेडियम। टाइटेनियम जो होता है +4 बना सकता है। क्रोमियम जो होता है सॉरी मतलब कि +4 ये भी बना सकता है। जबकि देखिए जो मैग्नीज है, मैग्नीज जो फ्लोराइड है, मैग्नीज जो होता है +7 तक ऑक्सीडेशन शो करता है, +7 तक। तो लेकिन जो इसका +7 वाला है ये फ्लोराइड नहीं बना सकता, फ्लोराइड जो होता है +7 तक नहीं बना सकता, जबकि ऑक्सीजन फ्लोराइड बना सकता है। ठीक, तो मैग्नीज अपना +7 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ फ्लोराइड, ऑक्सीजन और फ्लोराइड बना सकता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ +7 बना सकता है। ठीक, तो वेनेडियम यहाँ भी देखिए अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाला ही बना रहा है कंपाउंड। तो जितने भी हैलाइड होते हैं वो मैक्सिमम वाले कंपाउंड बना सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड बनाते हैं हैलाइड। पहला ऑप्शन ये, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो होता है फ्लोराइड, जो फ्लोराइड होते हैं यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फ्लोराइड वाले हैं यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाले शो करते हैं। तो फ्लोराइड ही है जो क्या होता है मैक्सिमम मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही कंपाउंड बनाते हैं जो फ्लोराइड होते हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे लिखता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबलाइज बाई ओनली फ्लोराइड। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कौन स्टेबलाइज करता है? फ्लोराइड। जो फ्लोरीन होता है वही क्या करता है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बना सकता है, हाई ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड बनाता है। ठीक, तो यही एनसीईआरटी लिखता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबलाइज बाई ओनली फ्लोराइड। ठीक, फ्लोरीन ऐसा है जो हाई ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड बनाता है। ठीक, इसका रीजन एनसीईआरटी देता है क्यों फ्लोरीन क्यों बना लेता है, कि इसका रीजन ये हाई लैटिस एनर्जी, फ्लोरीन की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने एस ब्लॉक में बताया है ये बात कि फ्लोरीन वाले जो होते हैं इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन वाले जो फैमिली होते हैं इनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसलिए क्या होते हैं ये बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड बना सकते हैं, और भी हाई ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड बनाते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, फ्लोरीन जो होते हैं, क्योंकि जो MnF4 वाले कंपाउंड नहीं देखने को मिलेंगे, आपको MnO3F वाले कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ठीक, ये भी है एनसीईआरटी की सभी लाइन है, आप मिला सकते हैं। देखिए इस पर भी आपके नीट में क्वेश्चन आया है, जो CuH2 है इज नॉन एक्सेप्ट CuI2। तो जो CuI2 ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, CuH2 के सभी कंपाउंड मिलेंगे, इसके जितने भी हैलाइड है सभी हैलाइड के साथ बनाता है। CuF2 बनाता है, CuCl2 बनाता है, CuBr2 बनाता है, लेकिन CuI2 ये कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक, तो Cu हैलाइड सभी बनाते हैं, जो कॉपर होता है जो +2 वाला सभी हैलाइड बनाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आयोडीन वाले के, आयोडीन के साथ ही कंपाउंड नहीं बनाता है। तो इस वही क्वेश्चन आपके पूछे हैं नीट में। ठीक, टेस्टों में पूछे गए हैं कि जो होता है कॉपर जो होता है आयोडीन के साथ कंपाउंड नहीं बना सकता है। यानी जो फ्लोरीन वाले होते हैं, फ्लोरीन ये सब अच्छे बना लेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से ये बना सकता है कंपाउंड, तो आयोडीन से नहीं बना सकता है। ठीक, यहाँ के इसका रीजन ये देता है कि जो आयोडीन है, यहाँ देखिए कॉपर को क्या कर देता है, कॉपर को क्या करता है +1 में स्टेबलाइज करता है, +1 वाला कंपाउंड बनाने के लिए स्टेबलाइज करता है। इसलिए क्या होता है +1 वाला ही कंपाउंड बना सकता है, कॉपर +1 वाला कंपाउंड बनाता है आयोडीन के साथ, +2 वाला कंपाउंड नहीं बनाता, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड नहीं बनाता है कॉपर, +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कंपाउंड बना सकता है आयोडीन के साथ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस मतलब जो ये ट्रांजिशनल मेटल होते हैं इसमें क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिपकते हैं, जैसे आयरन वायरन है, तो इसमें भी क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक, आप जानते होंगे इनसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती क्यों है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक दो तरह के होते हैं, होता है डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। जो डायमैग्नेटिक होता है आपको ये सब जानते ही होंगे, डायमैग्नेटिक क्या होता है? रिपेल करते हैं। ठीक, जबकि पैरामैग्नेटिक क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जो डायमैग्नेटिक, और दूसरा बात करें जो डायमैग्नेटिक होते हैं जो
क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, ठीक, मतलब जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो हमको डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमको पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है, मतलब जो अटैक होते हैं, ठीक, जो अट्रैक्टिव होते हैं मेटल के साथ, मतलब जिनकी अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है, दूसरे मेटल को अटैक करने की प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इसी के बारे में आपका एनसीईआरटी बताता है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जो क्या होता है, अटैक करते हैं, यानी एनसीईआरटी लिखता है वीकली अटैक। तो क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं वीकली, ठीक। इसमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं वीकली, और इसमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो जिस अब देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा। तो जिसमें जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ये है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसमें क्या है, POLE ना, मैग्नेटिक डाइपोल का ये फॉर्मूला है, ठीक। इसको बोलते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, रूट n+2 होता है, ठीक। तो मैग्नेटिक डाइपोल बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, रूट n ब्रैकेट में n+2 होता है। इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, ठीक। इसमें क्वेश्चन याद पूछता है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब देखिए ये एग्जांपल है, Mn+2 के बारे में बात करते हैं। जो Mn+2 इसका, ये पहले इसमें देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो Mn+2 का ऑक्सीडेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 हो जाएगा, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, यानी Mn+2 में क्या होगा, 3d5 होगा, ठीक। यानी अब यदि बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, मतलब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ सब देख सकते हैं, ठीक। इसमें कितने होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 5 होंगे, ठीक। यहाँ पे आप निकाल लेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे तो म्यू बराबर क्या होगा, n+2 होता है, तो म्यू बराबर n मतलब 5 ब्रैकेट में 5+2 हो जाएगा, मतलब 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35। तो रूट 35 करेंगे तो इसका म्यू की वैल्यू कितना है, 5.93 आएगी, ठीक। तो 5.93 आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बस उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट आप बढ़ा दीजिए, उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट बढ़ा दीजिए, समथिंग वही उसकी वैल्यू होती है। तो बस आप ट्रिक यहाँ पे याद कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू क्या होती है, जितना है उसमें कुछ समथिंग पॉइंट बढ़ा दीजिए, वही क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको हो जाएगा। तो आप चाहिए तो निकालिए, चाहिए तो आप सीधे से यहाँ पे कुछ पॉइंट जो अधिक होगा वही वाला इसका डाइपोल होगा, ठीक। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कुछ पॉइंट आप समथिंग बढ़ा दीजिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन में वही इसका डाइपोल होगा, ओके। अब अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। जो जितने भी डी ब्लॉक होते हैं, जितने भी ट्रांजिशनल मेटल होते हैं, सभी क्या होता है, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, सभी क्या होता है, कलर होते हैं, सभी के आयन क्या होते हैं, कलर वाले होते हैं, ठीक। इसका एनसीईआरटी रीजन देता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल जंप लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल, ठीक। तो इसमें एक्चुअली कलर क्यों आता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन, एक डी से दूसरे डी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें कलर शो होता है, ओके। एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी में लाइन ही लाता हूँ, वैन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं डी ऑर्बिटल से, जंप करते हैं लोअर डी ऑर्बिटल में टू हायर डी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में मूव करते हैं, इसलिए क्या होता है, कलर शो करते हैं, ठीक। तो आपको पता होगा, आपको यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ेंगे तो जो डी ब्लॉक होते हैं उसमें 2 में टूट जाता है, जो डी होते हैं 2 में टूट जाते हैं, एक होता है T2G होता है, एक EG होता है, ठीक। जो EG होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है T2G से। जो T2G है, जो T2G इसमें क्या होता है, DXY, DYZ और DXZ होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि EG वाले में क्या होते हैं, DX2Y2 और DZ2 होते हैं, इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। देखिए जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने के कार्य क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऊपर से इसमें जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आते हैं, ठीक। इसी में डी ट्रांजिशन के कार्य ही क्या होता है, कलर शो होता है, डी का डी में मूव करने के कार्य क्या होता है, कलर शो होता है, यही एनसीईआरटी भी लिखता है, ठीक। तो आपका रीजन एकदम सिंपल से याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है रीजन, ठीक। एनसीईआरटी कहता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल जंप लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल, ठीक। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्डिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ एब्जॉर्ब। तो जो मतलब एनर्जी है, तो मतलब जो जितना ज़्यादा एनर्जी एक्साइट करेगा वो उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करेगा। तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी एक्साइट करेगा, वो जो जितना ज़्यादा एनर्जी एक्साइट करेगा वो उसी के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करेगा। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक। कलर शो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये एनसीईआरटी में है, कलर क्यों शो होता है, क्योंकि डी ट्रांजिशन के कारण, ओके। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक। तो ये नीट 2006 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ आयन कलर इन एक्वा सॉल्यूशन। इसमें कौन ऐसे पेयर हैं जिसमें क्या होता है, दोनों आयन के दिखा रहा है कलर है, ये हमको बताना है, कौन मतलब इसमें कलर शो करते हैं। तो कलर कौन शो करेगा, जिसमें क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वही कलर शो करेगा, ठीक। कलर कौन शो करते हैं, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक डी से दूसरे डी में कूदते हैं, कूदने के कारण क्या होता है, आपको कलर शो होता है। तो अनपेयर जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा, कलर शो करेंगे, बस सिंपल से ये रीज़न है, आपको याद करना होगा, ठीक। अब पहले हम देख लेते हैं स्कैडियम +3 वाले की देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। स्कैडियम क्या होता है, आर्गन 3d1 4s2 होता है, ठीक। जब यहाँ +3 की बात करेंगे तो यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो स्कैडियम +3 क्या हो गया,
यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नोबल गैस की तरह हो गया, मतलब यहाँ पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलर शो नहीं करेगा, इसको आप काट दीजिए तुरंत। ठीक है, दूसरा क्या है देख लेते हैं, टाइटेनियम है, टाइटेनियम कितना बता रहा है +3। ठीक, तो टाइटेनियम देखिए आर्गन 3d2 4s2 होता है। ठीक, मतलब टाइटेनियम क्या होता है 3d2 4s2 होता है। ठीक, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो एस से निकलेगा, एक डी से निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा 3d1 बचेगा, मतलब यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कलर तो शो करेगा, टाइटेनियम शो करेगा भाई। ठीक, अगला क्या है, तो देखिए जहाँ जहाँ स्कैडिंग पहले इसको काट दीजिए, स्कैडिंग यहाँ ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक, स्कैडिंग इन दोनों ऑप्शन में कट गए। अब अगला है निकिल है। ठीक, निकिल में क्या है, आर्गन है 3d8 4s2 होता है, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, निकल +2 में यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। ठीक, तो भाई निकल तो करेगा ही, क्योंकि इसमें क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो निकल तो करेगा ही, तो निकल ये दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों करेंगे ही। अगला क्या है कॉपर, कॉपर के देखो कॉपर के इसमें +1 में बता रहा है कॉपर को, तो कॉपर क्या होता है 3d10 4s1 होता है। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या होगा फुलफिल्ड हो गया, मतलब इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये भी नहीं करेगा, तो मतलब कौन करेगा, निकिल और टाइटेनियम करेंगे, इसमें ये जो ऑप्शन जो होगा यही करेगा, तो निकिल और टाइटेनियम इसमें मतलब आंसर क्या होगा डी, तो निकिल और टाइटेनियम क्या करेंगे कलर शो करेंगे। ओके, 2018 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल। तो इसमें कौन डी ट्रांजिशन करेगा, साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक है। डी ट्रांजिशन मतलब कौन कलर शो करेगा, साथ ही साथ कौन पैरामैग्नेटिक है, तो जो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, मतलब वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा, वही क्या होगा कलर भी शो करेगा, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, कलर भी शो करेगा, वही क्या होगा पैरामैग्नेटिक भी होगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है क्रोमियम, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 आयंस है, मतलब क्या है CrO4 2 निगेटिव है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना 4 4 8 8 में से 2 गया तो क्या होगा +6, तो क्रोमियम क्या होगा +6 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमियम जो है +6, यहाँ पे इसका यदि करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है आर्गन 3d5, क्रोमियम क्या होता है आर्गन 3d5 4s1 होता है। ठीक, इसको +6 वाले निकालेंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे निकल जाएंगे, तो मतलब ये क्रोमियम क्या है, ये अनपेयर्ड है, मतलब क्या है मतलब पेयर्ड है, मतलब इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई मतलब +6 करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, अगला बात करते हैं क्रोमियम Cr2O7 2 निगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है से कितना है 7 7 14 हो गया, 40 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब कितना हो गया, मतलब कि 40 में से 2 जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 12 मतलब यहाँ एक क्रोमियम की बात करें तो क्या होगा +6, तो यहाँ भी एक क्रोमियम पर कितना है +6 ऑक्सीडेशन है। ठीक, जब +6 है तब यहाँ पे इसका भी वही सेम है, +6 है तो यहाँ पे भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे निकल जाएंगे, मतलब यहाँ भी क्या है जो क्रोमियम है, मतलब यहाँ भी क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ठीक, मतलब ये भी क्या होगा ना ही डी ट्रांजिशन शो करेगा ना ही कलर शो करेगा, तो ये दोनों ही क्या होंगे ना ही डी ट्रांजिशन शो करेंगे ना ही कलर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों काट सकते हैं। ठीक, अगला क्या है MnO4 निगेटिव, MnO4 निगेटिव मतलब कितना होगा 8 8 में से एक जाएगा 7, तो Mn +7 हो गया है, +7 यहाँ पे भी Mn का क्या होता है, यदि आप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Mn का क्या होगा आर्गन 3d5 4s1 होगा 4s2 होता है। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब ये भी क्या होगा मतलब कलर शो नहीं करेगा, मतलब ये भी कलर शो नहीं करेगा, मतलब यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये भी कलर शो नहीं करेगा, ना ही डी ना ही आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये बात करते हैं MnO4 2 निगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा 4 मतलब 8 में से 2 जाएगा, मतलब 6, Mn क्या है +6 में है। ठीक, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 3d5 4s2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जब 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यानी यहाँ पे 3d1 बचेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड भी है, साथ ही साथ मतलब अनपेयर्ड इसलिए कलर भी शो करेगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा, मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा ये 2 वाला जो होगा, तो MnO4 2 निगेटिव वाला ही क्या होगा कलर्स भी शो करेगा, डी ट्रांजिशन भी होगा, साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक होगा MnO4 2। अब देखिए बात करते हैं जो ये होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपको पता भी होगा मेटल साइन वाले जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। ठीक, यही बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो बहुत लार्ज नंबर के कॉम्प्लेक्स ही बना लेते हैं। ठीक, इसका एंसाइटी 3 रीजन देता है क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पहला रीजन ये है कि स्मॉल साइज जो मेटल्स होते हैं, मेटल साइन जो होते हैं छोटे होते हैं, मेटल्स जो डी ब्लॉक है बीच में है इसलिए क्या होते हैं छोटे होते हैं, मेटल्स जो होते हैं छोटे होते हैं, तो कंप्लीट स्मॉल साइज ऑफ मेटल साइन, तो जो मेटल साइन है क्या होता है छोटे होते हैं, पहला ये है। ठीक, दूसरा रीजन क्या आता है हाई आयनिक चार्ज, इनसे चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं हाई आयनिक चार्ज। तीसरा क्या था एबिलिटी टू डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इनके पास एबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल की, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये अच्छा खासा क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये 3 रीजन है जिसे क्या क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। अगला क्या प्रॉपर्टीज़ है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेरियल कंपाउंड, तो ये जो ट्रांजिशनल मेटल होते हैं इंटरस्टेरियल कंपाउंड बनाते हैं।
अब बात करते हैं इंटरस्टेरियल कंपाउंड क्या होते हैं। जो इंटरस्टेरियल कंपाउंड मतलब क्या होता है, ये मेटल से इसमें क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन आ जाते हैं, जो छोटे मेटल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या होते हैं, इनके मेटल में क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं छोटे छोटे मेटल्स। ठीक है, इसे ही कहते हैं इंटरस्टेरियल कंपाउंड। तो जो ये डी ब्लॉक होते हैं यानी ट्रांजिशनल मेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरस्टेरियल कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब इंटरस्टेरियल कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंटरस्टेरियल कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिक्स ऑफ मेटल्स। तो क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिक्स में क्या होते हैं, ये जो छोटे मेटल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं इंटरस्टेरियल कंपाउंड। ठीक, अब बात करते हैं दे आर यूजुअली नॉन स्टोमेटिक। तो ये होते हैं कैसे होते हैं, नॉन स्टोमेटिक होते हैं। ठीक, तो ये सब मेटल कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VH 0.65 है, मतलब कुछ अलग फॉर्म में है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक का क्लियर नहीं है। ठीक, यहाँ पे 1.7 है, पॉइंट में है। ठीक, कोई क्लियर स्टोइकियोमेट्रिक मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नाइदर ट्रिपल आयंस नाइदर कोवैलेंट। ठीक, नाइदर ये आयनिक होते हैं ना ही कोवैलेंट होते हैं। तो जो इंटरस्टेरियल कंपाउंड होते हैं ना ही प्योर आयनिक होते हैं ना ही प्योर कोवैलेंट होते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आया नीट में। ठीक, इसके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, इंटरस्टेरियल कंपाउंड के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला क्या होता है, दे आर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इंटरस्टेरियल कंपाउंड वाले जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। ठीक, दूसरा क्या है, दे आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं इंटरस्टेरियल कंपाउंड वाले। ठीक, दे आर रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये मेटेलिक कंडक्टिविटी रख लेते हैं। ठीक, अगला क्या है, दे आर केमिकली इनर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। ओके, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक, ये 4 प्रॉपर्टीज आपको ये याद होने चाहिए। ये नीट 2013 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टेरियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट इंटरस्टेरियल कंपाउंड के लिए गलत है। तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताया, जस्ट एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट है ये क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्या है, दे आर मच हार्ड देन प्योर मेटल, ये बहुत हार्ड होते हैं, सही बात है ये बात। ठीक, दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी भी रख लेते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, तो ये इनर्ट होते हैं, मतलब केमिकली रिएक्टिव बोल रहा है। ठीक, जब ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, यही क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोला है दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये रिएक्टिव थोड़ी ना होता है, ये इन रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनर्ट होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक, ये यहाँ पे यही गलत है, यही इनकरेक्ट। ओके, तो ये नीट 2020 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। पहला क्या है, क्रोमियम 3d4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +6 इन वाटर। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या बोला, जो क्रोमियम अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन से। तो ठीक, तो यहाँ पे आपको आपके SRP आपको पता होना चाहिए। SRP का कुछ रेंज होता है लाइन से, जैसे होता है लिक्वास, मतलब कि लिथियम ऐसे आते हैं लाइन से रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जो पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक, नहीं पता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं सही है। ठीक, तो जो क्रोमियम होता है, सॉरी मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जो क्रोमियम होता है इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्रोमियम जो होते हैं। ओके, तो चलिए आपको मान लीजिए ये नहीं पता है तो हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, ऑलरेडी आपको SRP याद होना चाहिए कुछ। ठीक, दूसरा बात करते हैं, बी क्या है, ट्रांजिशनल मेटल देयर कंपाउंड आर नोन एज कैटलिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द कॉम्प्लेक्स। ओके, मुझे ये क्वेश्चन आपको बता के ये कैटलिटी एक्टिविटी आपको बता के बताना चाहिए था, पर यहाँ पे मैं बता दूँ, अब आ गया क्वेश्चन। तो जो कैटलिटी एक्टिविटी जो होते हैं, जो ये डी ब्लॉक होते हैं, क्या होता है, कैटलिट वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। जितने भी डी ब्लॉक वाले होते हैं सभी क्या होते हैं, कैटलिट्स होते हैं। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण क्या होते हैं, ये कैटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो जो होते हैं, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, कैटलिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ही क्या होता है, ये कैटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, इंटरस्टेरियल कंपाउंड दोज कंपाउंड फॉर्म स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। तो सही बात है कि इंटरस्टेरियल कंपाउंड क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये सभी जो छोटे एटम क्या होते हैं, ये मेटल के क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, ट्रैप होने से बनते हैं। ठीक, ये बात भी सही है। तीसरा क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 आर नॉट सेम। ठीक, तो बोला कि जो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो क्रोमियम का, CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 आर नॉट सेम, ये गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए क्रोमियम कितना है, देखिए क्रोमियम कितना है, 0। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रोमियम कितना है, यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ भी क्रोमियम क्या है, +6 में आएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्रोमियम क्या होगा, +6 में होगा। जब दोनों में जाए, जब +6 है तो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम के दोनों में जाए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो ऑप्शन जो होगा डी, यही क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके,
अब अगला बात करते हैं एलॉय का फॉर्मेशन। तो जितने भी डी ब्लॉक वाले होते हैं सभी क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय जानते हैं ना आप क्या होते हैं, कि सभी 2 से 3 मेटल को मिला के मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। 2 और 3 मेटल क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिससे क्या होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक, 2-3 मेटल को आपस में मिला के हम बनाते हैं एलॉय। ठीक, तो क्या होता है गुड एलॉय भी ये बना सकते हैं डी ब्लॉक वाले। ठीक, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सबके साइज सिमिलर होते हैं, बहुत कम अंतर होता है इनके साइज में, तो बहुत साइटली अंतर होता है। ठीक, बहुत सिमिलर साइज होने के कारण क्या होता है ये एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये है एलॉय। अब बात करते हैं कैटलिक प्रॉपर्टीज़। तो जो डी ब्लॉक होते हैं क्या करते हैं, कैटलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जितने भी डी ब्लॉक होते हैं सभी क्या होते हैं, कैटलिक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे भी, मैं आपके यहाँ पे बात भी करूँगा। ठीक, तो जितने भी डी ब्लॉक होते हैं सभी क्या होते हैं, कैटलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक, ऐसा क्यों, इनके ऐसा रीजन क्यों आता है, क्योंकि एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन बनाने के कारण, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण क्या होते हैं ये कैटलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनका रीजन आपको कई बार पूछता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंस का रीजन याद कर लीजिए, कैटलिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण क्या होता है कैटलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें 3 कैटलिस्ट आपको एनसीईआरटी में आपको दिखाया है। पहला है कि जो आपको पता होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, वहाँ में हम क्या लेते हैं SO2 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो SO3 बनता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फाइड बनता है। ठीक, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं कैटलिस्ट में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ठीक, अगला हैवर्ट प्रोसेस, यहाँ पे आपको पता होगा आयरन ऑक्साइड। ठीक, आयरन ऑक्साइड हम यूज करते हैं, आयरन ट्राइऑक्साइड। हैवर्ट प्रोसेस में होता है ना नाइट्रोजन का हाइड्रोजन साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है, अमोनिया बनता है। यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन ऑक्साइड यूज होता है। ठीक, हैवर्ट प्रोसेस में। ठीक, अगला है कैटलिक हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। तो निकिल और प्लेटिनम जो है ये क्या करते हैं कैटलिक हाइब्रिडेशन शो करते हैं। ठीक, आपको ऑलरेडी ये आप उसमें पढ़े होंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं निकिल और निकिल प्लेटिनम जैसे मतलब जो मेटल्स होते हैं उनके साथ यदि रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक, तो ये भी आप पढ़े होंगे। तो ये सभी आप कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हैं, बस यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है 2003 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशनल मेटल एसोसिएटेड विद देयर कैटलिक एक्टिविटी। तो कैटलिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, जो ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं कैटलिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का ऑप्शन क्या होगा ए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या होता है कैटलिक एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, अब देखिए डी ब्लॉक में आपको 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ना है, एक पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के बारे में आना चाहिए। ठीक, पहले हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है K2Cr2O7 होता है। ठीक, इसको बनाते कैसे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाते हैं एनसीईआरटी देखते हैं। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है FeCr2O4 होता है क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला। ठीक, इसी से बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं क्रोमाइट ओर को सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्या होता है क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट में जब क्या करते हैं गर्म करते हैं। ठीक, रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइट ओर का सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम मतलब क्रोमाइट ओर का से क्या बनता है सोडियम क्रोमेट बनता है। पहले क्या बनेगा सोडियम क्रोमेट बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट याद कीजिए, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्या बनता है क्रोमाइट ओर बनता है। ठीक, साथ ही साथ क्या बनता है आयरन ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो आपको एकदम जस्ट जैसे आपको याद करना होगा रिएक्शन। ठीक, अब बात करते हैं जो सोडियम क्रोमेट बना, ये सोडियम क्रोमेट बना इसका एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, कोई भी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जो क्रोमाइट ओर है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। क्रोमाइट ओर को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइट ओर को तो क्या बनता है डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, Na निकलता है और वाटर निकलता है। तो क्रोमाइट ओर को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसमें चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, अब देखिए ये क्या बना सोडियम डाइक्रोमेट बना, तो हमको बनाना है क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो सोडियम डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं कि बाद में KCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है और साथ ही साथ NaCl निकल जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं क्रोमाइट ओर जो होता है FeCr2O4 होता है, FeCr2O4 इसका रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या बनता है सोडियम क्रोमेट बनता है। क्रोमाइट ओर से क्या बना सोडियम क्रोमेट बना। अब ये सोडियम क्रोमेट जो है इसका एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को हमको पोटेशियम से चेंज करना होगा, इसलिए क्या होगा KCl से रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ओके, अब देखिए जो ये जो क्रोमेट है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की बात करते हैं। देखिए क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट है। ठीक, क्रोमेट होता है CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट क्या होता है
2 नेगेटिव, ठीक। बस इसका डाई फॉर्म है, ठीक। तो जो क्रोमेट होता है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, क्रोमेट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत इजी है। क्रोमेट ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है, ये भी दोनों ही क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक। ये देखिए, ये येलो कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर होता है। जो क्रोमेट होता है, ठीक, ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का होता है। डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब क्रोमेट में जब आप एसिड डाल देते हैं, आपको पता होगा, यहाँ पे आप देखे होंगे, ये क्या बनता था, क्रोमेट बनता था, सोडियम क्रोमेट बनता था। यहाँ पे मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये देखिए क्रोमाइड हो रहा है, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बना है, सोडियम क्रोमेट बना। अब देखिए जो क्रोमेट है, इसको हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे, क्रोमेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे, तभी हमारा बनता था सोडियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे, तभी डाइक्रोमेट बनता था, ठीक। तो देखिए जब भी क्या है एसिडिक, जब क्या है pH 7 से कम होगा, तभी आपका डाइक्रोमेट जो क्रोमेट है डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। इसमें इंटरचेंज होते रहते हैं दोनों, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट में चेंज होते रहते हैं। जब क्या है pH क्या है 7 से कम, मतलब जब एसिडिक फॉर्म है, तो क्या बनता है, डाइक्रोमेट बनता है, ठीक। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते होंगे रिएक्शन में, ठीक। यहाँ पे क्या होता था, डाइक्रोमेट से क्या होता था, डाइक्रोमेट, जब इसमें एसिड डाल देते हैं, ठीक। तो वही है। तो क्या होता है, अपने में आपस में चेंज होता है। जब क्या होता है एसिड 7, मतलब pH क्या है 7 से कम, मतलब एसिडिक फॉर्म है, तो क्या बनता है, डाइक्रोमेट बनता है, ठीक। जब pH 7 से ज़्यादा है, मतलब बेसिक फॉर्म है, तो क्या बनता है, क्रोमेट बनता है, ओके। इसमें नीट में क्वेश्चन भी है। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, बस एसिड फॉर्म में तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट बनेगा, ठीक। जो डाइक्रोमेट होते हैं आपको याद होना चाहिए, ऑरेंज कलर का होता है, जबकि क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि डी ब्लॉक है, इसलिए पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +6 होते हैं, याद कर लीजिए। इसमें एक बात है, चाहे इसमें दोनों में क्या होता है, क्रोमियम क्या +6 ऑक्सीडेशन शो करता है, दोनों ही, ठीक। अब देखिए नीट का क्वेश्चन है, 1997 क्वेश्चन है, जो डाइक्रोमेट है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, हीटिंग एक्वस NaOH, जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब बेसिक फॉर्म में दे दिए, जब हम बेस डालते हैं तो क्या बनता है, क्रोमेट बनता है, ठीक। तो डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा, क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4 2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो बस ऑप्शन ये होगा, ठीक। जैसे हम इसको बेसिक मीडियम डालें तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक क्वेश्चन लाया हूँ, इतना पुराना क्वेश्चन भी मैं यहाँ इंक्लूड। तो ये नीट 1999 का क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग क्रोमाइड FeCrO4 है विथ Na2CO3 इन एयर, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो आपको पता है जब क्रोमाइड और का NaOH सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एयर के प्रेजेंट में, तो क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है, ठीक। सोडियम क्रोमेट ये है, डाइक्रोमेट मत मारिएगा, एसिड मिलाने पे ही डाइक्रोमेट बनता था, ठीक। तो बस एकदम एनसीईआरटी पूरे लाइन से है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देख सकते हैं, जब क्रोमेट में क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है। क्रोमाइड और में क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ओके। अब देखिए बात करते हैं, जो ये है सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ क्रोमियम क्या है +6 में, यहाँ पे देख सकते हैं, तो किस में चला गया, +3 में चला जाएगा। तो सब रिएक्शन में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन होगा, ठीक। तो ये चीज़ ऊपर वाला कॉमन होगा, ठीक। तो यहाँ पे याद करना होगा, ये +6 में किस में, +6 से किस में चला जाएगा, +3 में जाएगा। तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब क्रोमियम जो होगा Cr2O7 जो होगा Cr+3 में चला जाएगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं जो आयोडीन है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयोडीन निगेटिव जो आई निगेटिव किस में चेंज कर देगा, I2 में चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए HCl है, HI है, HI जैसे ये कंपाउंड यहाँ I क्या है, निगेटिव फॉर्म में, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो I निगेटिव किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करके देगा I निगेटिव करके, यहाँ पे HI करके देगा। तो आपको वहाँ पे आपको तो समझना होगा क्या कहना चाहता है। तो I निगेटिव मतलब कि है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, I निगेटिव को। बात करते हैं H2S है, तो H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में। यहाँ सल्फर क्या है, -2 में, तो सल्फर किस में चला जाएगा, 0 में। तो देखिए H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल दे देगा, H2S दे देगा, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सल्फर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बाकी ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब वही लेंगे, सेम रहेगा, ओके। हाँ, साथ ही साथ जो हाइड्रोजन H2 है, इसको क्या होगा, +H में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब H+ में हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं जो टीन है Sn+2 वाले को किस में कन्वर्ट कर देगा, Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा। तो टीन को +2 वाले को किस में कन्वर्ट कर देगा, टीन+4 वाले में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो ये सभी एनसीईआरटी के, इसलिए मैंने आपको दिखाया, एकदम एनसीईआरटी में एडजस्ट ऐसे करके दिखाया है रिएक्शन सभी को। जो Iron+2 है, इसको कन्वर्ट कर देगा, Iron+3 में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो बस यहाँ पे याद कर लीजिए, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब सबका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का आपको जानते ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। ये निगेटिव तो किस में चला गया, 0 में चला गया, -2 में किस में गया, 0 में चला गया, Sn+2 से Sn+4 में चला गया, Iron+2 से +3 में चला जाएगा, ओके। देखिए नीट 2011 क्वेश्चन है, एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न ग्रीन व्हेन Na2SO4 इज ऐड,
इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो जो बोला है कि जब क्या होता है सोडियम डाइकार्बोनेट को जब क्या होता है Na2 में ऐड डालते हैं, मतलब सोडियम सल्फाइड में डालते हैं तो क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो सल्फाइड है किसमें चला जाएगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फाइड किसमें कन्वर्ट देगा, सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, तो SO4 में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक, तो एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया है पर आप जान लीजिए कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट में। ओके, अब अगला कंपाउंड आपका है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बारे में बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इस जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, अब बात करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके 3 मेथड एनसीईआरटी में दिए हैं, तीनों मैंने आपको दिखाया। ठीक, हम लाइन बाय लाइन बात करते हैं। तो सबसे पहला हम मेथड बात करते हैं। पहला एनसीईआरटी बताया पायरोलुसाइड ओर। पायरोलुसाइड ओर होता है MnO2 होता है, MnO2। ठीक, पायरोलुसाइड ओर को क्या करते हैं, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। पायरोलुसाइड ओर का KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, MnO2 का रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। MnO2 का KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक, तो वहाँ भी एकदम सेम ऐसे ही था। वहाँ पे क्या था, Na2SO4 से कराते थे, सॉरी वहाँ पे कार्बोनेट के क्या सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि सोडियम क्रोमेट बनता था। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या है, पहले मैग्नेट बनेगा फिर मैग्नेट से एसिड डाल देंगे तो पर मैग्नेट बनता है। यहाँ पे एकदम सेम ऐसा ही है। ठीक, तो फिर देख लीजिए MnO2 को KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, मतलब पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। पहले क्या बनेगा, पोटेशियम K2MnO4 बनेगा, K2MnO4। अब यहाँ से एक के को हटाना होगा, K2MnO4 बना, पोटेशियम मैग्नेट बना। ठीक, अब जो पोटेशियम मैग्नेट बना इसको एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे, पोटेशियम मैग्नेट को एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे जैसे वहाँ कराते थे, तो यहाँ क्या बनेगा, पर मैग्नेट बन जाएगा। ओके, तो फिर देख लीजिए सबसे पहले क्या है, पायरोलुसाइड ओर यानी कि MnO2 का रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या होता है कि मतलब पोटेशियम मैग्नेट बनता है, K2MnO4 बनता है। ठीक, मतलब पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, पोटेशियम मैग्नेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड, अब देखिए फिर क्या है, पायरोलुसाइड ओर को क्या कहते हैं, KOH या KNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मतलब पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक, पोटेशियम मैग्नेट बनता है, ये भी क्या है, मैग्नेट है। ओके, सेम ऊपरी वाला है, जब क्या है पायरोलुसाइड ओर को क्या करते हैं, KOH या KNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो पोटेशियम मैग्नेट बना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड डाल के क्या करते थे, मैग्नेट से मतलब कि पर मैग्नेट बनाते थे। एसिड डाल के क्या करते हैं, मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाते हैं। यहाँ बस क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट डाल के, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, यानी एनसीईआरटी लिखता है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे तो जो मैग्नेट है वो पर मैग्नेट में टूट जाएगा अपने आप, मैग्नेट आयन टूट जाएगा पर मैग्नेट आयन में अपने आप। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा के। ठीक, या तो आप एसिड डाल के भी करा सकते हैं, सेम वही वाला रिएक्शन, बस यहाँ पे क्या कर दिए, इलेक्ट्रोलाइट हम कर दिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल के ऑक्सीडेशन करा दिए। ठीक, तो 2 मेथड है, या तो पहला हमने क्या कर दिया कि जो सेम है, पहले पायरोलुसाइड ओर को KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, पर मैग्नेट बनाए, पर मैग्नेट को हम 2 काम कर सकते हैं, या तो एसिड डाल के करा दीजिए रिएक्शन, पर मैग्नेट से पर मैग्नेट बन जाएगा, या करा दीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक डाल के करा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डाल के ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो मैग्नेट से पर मैग्नेट बन जाएगा। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा आपको याद करना होगा। तीसरा 3 आपको दिया है मेथड, तीनों आपको याद करना होगा। देखिए क्या है, मैग्नीज Mn2+ जो है, मैग्नीज जो मैग्नीज 2+ है, आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज बाई peroxide टू पर मैग्नेट। ठीक, peroxide टू पर मैग्नेट। तो देखिए जो Mn+2 है, ये जो है peroxide ये डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। peroxide जो है, peroxide सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, peroxide एसिड या peroxide की बात करते हैं, ये सीधे Mn+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। Mn+2 को किस में कन्वर्ट करेगा, पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट, जो है peroxide जो है। ओके, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शन तीनों याद करने होंगे। ओके, देखिए ये भी सेम इसी तरह है। ठीक, जो क्या होता है, मैग्नेट जो है पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है, मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। जब क्या एसिड कम है, मतलब एसिडिक मीडियम ज़्यादा है, मतलब pH क्या 7 से कम है, तो क्या बनेगा, पर मैग्नेट बनेगा। हम एसिड डालते थे तभी क्या होता था, पर मैग्नेट बनता था ना। तो जब क्या है, pH क्या है 7 से कम है, जब pH क्या 7 से कम है मतलब एसिडिक मीडियम है, तो क्या बनेगा, पर मैग्नेट बन जाएगा। ठीक, जब क्या बेसिक मीडियम है तो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों ही इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि उसमें क्या होता है, ये येलो कलर का होता था क्रोमेट, और डाइक्रोमेट क्या होता था, ऑरेंज कलर का होता था। इसमें कि दोनों क्या है, ग्रीन कलर के होते हैं। चाहे मैग्नेट की बात करिए चाहे पर मैग्नेट की बात करिए, दोनों क्या होता है, ग्रीन होते हैं। ठीक, दोनों क्या होता है, टेट्राहेड्रल होते हैं इनका स्ट्रक्चर, और दोनों क्या होता है, p/d बॉन्ड होते हैं दोनों में, तो सेम सब कुछ है। ठीक, उसमें p/d बॉन्ड था, वो भी टेट्राहेड्रल था, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी है सेम।
ठीक। अब बात करते हैं एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क होते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद करना होगा। एक तो पहला है एसिडिक मीडियम की बात करते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो मैग्नेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिए, जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें क्या होता है, जो पर मैग्नेट है उसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में दिए कि यदि मीडियम क्या है, एसिडिक है, एनसीईआरटी बोलेगा वो क्वेश्चन में कि मीडियम क्या है, एसिडिक है। ठीक, जब एसिडिक मीडियम होगा तो पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट किस में टूट जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं यदि न्यूट्रल हो या मतलब कि एल्कलाइन मीडियम हो, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम हो तो क्या होगा, जो MnO4 निगेटिव मतलब पर मैग्नेट आयन जो है, जो किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब फिर देख लीजिए, ये न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम हो, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम हो तो क्या होगा, जो पर मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन क्या है, किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। यहाँ देखिए Mn जो है +7 में किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया, +7 से किस में चला गया, +2 में, लेकिन यहाँ देखिए किस में है, +7 में किस में चला गया, +4 में चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो एसिडिक मीडियम किस में चला गया, +2 में चला गया, देखिए मतलब बेसिक या न्यूट्रल मीडियम किस में चला जा रहा है, +4 में चला जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, कई बार इसी पे पूछ दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, अब देखिए दोनों मीडियम चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक, चाहे न्यूट्रल मीडियम, सभी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क होता है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन निगेटिव किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो किस में देखिए फिर से देख लीजिए, एसिडिक मीडियम क्या होगा, I नेगेटिव किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, जबकि बात करते हैं न्यूट्रल या बेसिक मीडियम की बात करते हैं, तो यहाँ आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, IO3 निगेटिव में कन्वर्ट करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है इस पर। ठीक, तो आप फिर देख लीजिए, एसिडिक मीडियम में तो I नेगेटिव किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट करेगा, जबकि बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में तो I नेगेटिव किस में करेगा, IO3 में बदल देगा। ठीक, बस खाली इसी में आपको दिक्कत मिलेगा, बाकी सब में सेम है, सब में वही सेम प्रोसेस होगा, केवल आयोडीन वाले में ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम है तो I2 में कन्वर्ट कर देगा, जबकि बेसिक या न्यूट्रल मीडियम तो IO3 नेगेटिव, इससे आयोडिक एसिड बोलते हैं, में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2+ को किस में करेगा, Fe+3 में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीलेट को किस में कन्वर्ट करेगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑक्सीलेट को किस में कन्वर्ट करेगा, C2O4 निगेटिव को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक, CO2 में कन्वर्ट करेगा। H2S को किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फर में कन्वर्ट करेगा। ठीक, SO3 को किस में करेगा, SO3 को किस में करेगा, SO4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, सल्फाइड को किस में करेगा, सल्फेट में, सल्फाइड को, नाइट्राइड को किस में करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइड को नाइट्रेट में। तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। SO3 को SO4 में, NO2 को NO3 में कन्वर्ट करेगा। ठीक, ऐसे बात करते हैं यहाँ पे थायोसल्फाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, ये भी सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ थायोसल्फाइड की बात करता है। तो न्यूट्रल या बेसिक मीडियम की बात करते हैं, आइए देखिए। तो न्यूट्रल या बेसिक मीडियम क्या होता है, आयोडीन किस में करता था, आयोडिक एसिड में करता था। ठीक, थायोसल्फाइड को किस में करेगा, सल्फेट में करेगा। Fe2+ को किस में करेगा, Fe+3 में कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो बाकी सब में सेम होता है, बस इसी वाले में क्या होता है, आयोडीन वाले में इसमें थोड़ा दिक्कत आता है। आयोडीन किस में करता है, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक, जो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम है। तो ये भी इंपॉर्टेंस को स्टॉप करके एक बार याद कीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। ठीक, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है ये, इन न्यूट्रल ऑफ क्या है, फैटिलिटी ना फैंटिटी। तो क्या बोला है, फिर से देख लीजिए, इन न्यूट्रल ऑफ फैटिलिटी एल्कलाइन मीडियम के MnO4 ऑक्सीडाइज आयोडीन मतलब आयोडाइड टू आयोडेड। ठीक, आयोडाइड टू आयोडेड। तो पता होगा न्यूट्रल मीडियम क्या करता है, आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडेट आयन या आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इन रिएक्शन विच फॉलोइंग। तो मैग्नीशियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो आपको पता होगा जब बेसिक मीडियम होता है, तो मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ठीक, तो देखिए ये जो है एसिडिक मीडियम ना, देखिए एसिडिक मीडियम क्या होता है, +7 से +2 में जाता है, जबकि बेसिक मीडियम क्या होता है, +7 से +4 में जाता है। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ठीक, ये क्या है, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम वाला है, इसमें क्या होगा, +7 से +4 में जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने बात किया डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक बहुत ही बड़ा है, ए ब्लॉक बहुत छोटा है। ठीक, तो डी ब्लॉक अभी जितना भी हमने पढ़ा सब डी ब्लॉक में था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कोई पॉइंट छोड़िएगा मत। ठीक, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिए, जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक जो है इसके बारे में बात करते हैं। जो एफ ब्लॉक है क्या कहते हैं, इसको इनर ट्रांजिशनल मेटल, जबकि डी ब्लॉक हम क्या कहते थे, ट्रांजिशनल मेटल कहते थे, जबकि इसको एफ ब्लॉक क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं। ठीक, एफ ब्लॉक में आपको दो सीरीज आपको पढ़ने एफ ब्लॉक में, एक है लेंथेनाइट, एक है एक्टिनाइट। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट को बोलते हैं 4F सीरीज, एक्टिनाइट को बोलते हैं 5F सीरीज। लेंथेनाइट को बोलते हैं 4F सीरीज, एक्टिनाइट को बोलते हैं 5F सीरीज। ठीक, बोलते बोलते मैं गला दर्द करने लगा।
जो लैंथेनाइड होता है इसमें क्या होता है 58 से 71 तक एलिमेंट आते हैं, ठीक। लैंथेनाइड में कितने आते हैं 58 से 71 तक एलिमेंट आते हैं, जबकि एक्टिनाइड में कितना 90 से 103 तक एलिमेंट आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिए, लैंथेनाइड को बोलते हैं 4F सीरीज, इसमें कितने होते हैं 58 से 71 तक एलिमेंट आते हैं, 58 से 71 तक एलिमेंट आते हैं। जबकि एक्टिनाइड की बात करें तो इसको 5F सीरीज बोलते हैं, इसमें क्या होता है 90 से 103 तक एलिमेंट आते हैं, ठीक। जो लैंथेनाइड है क्या है ग्रुप 6 वाले होते हैं, ठीक। जबकि एक्टिनाइड क्या होता है ग्रुप 7 वाले होते हैं, जो लास्ट वाले ग्रुप होते हैं वो होते हैं, ठीक। सो ये पीरियड होगा, यहाँ ग्रुप में लिख दिया पीरियड होगा, ओके। तो फिर देख लीजिए जो ये होते हैं लैंथेनाइड क्या होते हैं पीरियड 6 वाले होते हैं, जबकि एक्टिनाइड क्या होते हैं पीरियड 7 वाले होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसमें आता है सीजियम, पेरेनियम, नैंडियम, पैनियम, समेरियम, यूरेनियम, गैडोलियम, टर्बिनियम, डेरियम, होरियम, यूरेनियम, टेबियम, जो भी है। मैंने अभी बस इसका ट्रिक बना के याद किया लाइन से, ठीक। आप बस आप भी कोई ट्रिक बना के इनको याद कर लीजिए। ऐसे ये भी एक्टिनाइड, इनका भी मैंने कोई ट्रिक बना के याद किया है, लाइन से याद किया है, ठीक। तो आप भी लाइन से इनको ट्रिक बना के याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम टाइम में आपको क्वेश्चन में आपको इसकी एटॉमिक वेट आपको देगा ही, मैक्सिमम टाइम में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली मैंने मैक्सिमम चीज़ ऐसे आपको बता दूंगा कि आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होंगे। मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ अभी, ठीक। अब बात करते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है n-2 f 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d 1 या 0 और 1 इलेक्ट्रॉन ही इसमें आ सकते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा इलेक्ट्रॉन, NH2 होगा, ठीक। तो यार फिर से क्या याद कर लीजिए n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, NH2, ठीक। यही इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं लैंथेनाइड सीरीज के बारे में। लैंथेनाइड सीरीज को हम बोलते हैं 4F सीरीज, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो लैंथेनाइड है इसमें लैंथेनियम जो है, लैंथेनियम ये नाम इसी के से पड़ा, पर इसमें लैंथेनियम को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंथेनियम आप देख सकते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5d1 6s2 आता है, ठीक। इसमें F में कोई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसको लैंथेनाइड में हम नहीं रखते हैं, ठीक। जो नाम है लैंथेनियम पर इसको लैंथेनाइड में नहीं रखा जाता है, ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए 4F वाला है, इसलिए क्या होगा 4F 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d 0 या 1 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। 6s2 होंगे। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लैंथेनियम का, यही होगा, ठीक। यहाँ पे 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कई बार जनरल कॉन्फ़िगरेशन करने को आ सकता है, ठीक। मैंने यहाँ पे लाइन से सभी का लिख दिया हूँ, आपको बहुत ट्रिक बता के याद कराऊंगा, बहुत सिंपल है, ठीक। पहला चीज़ तो आपको ये सीरीज में आपको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत आपको सीरीज में याद करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए जो ये लैंथेनियम तो इसको रखना ही नहीं है, ये लैंथेनियम है यहाँ से हमारा है सीजियम से, ठीक। अब देखिए ऐसे 3 ऐसे हैं जिसमें क्या होंगे सीजियम, गैडोलियम और लूटियम जो है, ठीक। फिर देख लीजिए सीजियम, गैडोलियम और लूटियम, ये तीनों में क्या होता है डी में आते हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी में डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं। देखिए देख सकते हैं सीजियम में भी क्या होगा 5d1 में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए होता है, कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें भी सीजियम में आएगा, ठीक। गैडोलियम में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और किस में आपको देखने को मिलेगा लूटियम में 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा डी में, बाकी किसी में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब मैक्सिमम टाइम आपको यही तीनों में ही पूछते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों का ही पूछेगा मैक्सिमम टाइम में, आपको देखेंगे गैडोलियम का मैक्सिमम टाइम में कॉन्फ़िगरेशन करने को देता है, ठीक। बाकी आपको सब में याद करना है, सभी क्या होंगे 4F वाले हैं तो 4F वाले होंगे ही, ठीक। अब देखिए जो गैडोलियम यहाँ पे स्टेबिलिटी को गेन करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है डी में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक। बाकी सभी 6 वाले क्या होंगे फुल होंगे, सभी में 6 वाले भरेंगे, इसको आपको 6s2 सभी में क्या होंगे भरेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अब देखिए बात करना है आपको ये लाइन से याद करना है, ये आपको याद करना होगा, ठीक। मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा लैंथेनियम को पूछेगा, सॉरी मतलब सीजियम पूछेगा या गैडोलियम को पूछेगा या लूटियम पूछेगा, ये तीनों का ही पूछेगा, ये तीनों में ही डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक। बाकी ये तीनों में यदि आप डी में 1 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यदि लूटियम है तो यहाँ पे 14 वाला हो जाएगा, ठीक। 3d5 1 और 4s2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे गैडोलियम की बात करते हैं यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी 4f मतलब हाफ फिल आपको करना होगा इसमें, तो यानी कि 4f7 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ फिल आ जाएगा और 6s2 रहेगा ही, ठीक। ऐसी बात करते हैं सीजियम में, यहाँ पे 4f1 होता है और 5d1 और 6s2 होता है। तो ये तीनों याद कर लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, तीनों आपको जरूर ऑप्शन में दिखने को मिलेंगे जो भी आप अभी क्वेश्चन करेंगे, ओके। नीट 2019 क्वेश्चन है, सॉरी 18 क्वेश्चन है ये, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम। तो गैडोलियम पे बहुत बार पूछा है, 64 होता है इसका, अभी मैंने बताया क्या होता है 4f7 हो जाएगा, 5d में क्या इसी में आते हैं, ठीक। बाकी डी में तो इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में हमेशा मैक्सिमम क्या होता है 1 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक। जबकि इसमें इतने दिखा रहा है, ठीक। तो 5d1 होगा, 6s2, ऑप्शन क्या होगा 4, ओके। देखिए, ठीक। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज होता है इन क्या होता है इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज फ्रॉम लेंथनम से लूटियम तक, ठीक।
एक बार फिर देख लीजिए, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है कहाँ से, एटॉमिक साइज डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज फ्रॉम लेंथेनाइड लेंथेनम La से लेके लूटियम तक क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है। ठीक, सबसे अधिक इसका होता है लेंथेनम का होता है, उसके बाद क्या होता है सभी का डिक्रीज होता है। ठीक, ऑलरेडी आप जानते हैं कि सीरीज में चलते हैं, सॉरी मतलब पीरियड में चलते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है कि इसका रीजन भी बताता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, तो पुअर शिल्डिंग होता है एफ ऑर्बिटल का, इसलिए क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक, तो रीज़न भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीज़न क्या है, पुअर शिल्डिंग होता है एफ ऑर्बिटल, इसलिए क्या होता है लेंथेनम से लूटियम तक क्या होता है डिक्रीज होता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि मतलब पीरियड में क्या होता है, टॉप टू एटम जाने में क्या होता है डिक्रीज ही होता है। ठीक, मतलब सॉरी पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है डिक्रीज होता है, आप ये बात जानते ही हैं। ओके, तो ये नीट 2021 क्वेश्चन ये भी है। ठीक, क्या अरेंज Cesium+3 Lanthanum+3 Polonium+3 और Yttrium+3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है आयनिक रेडियाई को। ठीक, ये 2015 का, सॉरी ये 2015 क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देखिए अब बात पूछ रहे हैं मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। अभी हमने बताया टॉप टू बॉटम जाने अरे सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है डिक्रीज होता है। आपको पता है लेंथेनम से लेकर लूटियम तक क्या होता है लगातार डिक्रीज होता रहता है, तो लेंथेनम का सबसे अधिक होगा। ठीक, यही दोनों ऑप्शन में क्या है, लेंथेनम का सबसे अधिक है। ठीक, को याद होना चाहिए लेंथेनम बाद क्या आता है सीजियम आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बस तुरंत आप लगा देंगे लेंथेनम बाद सीजियम आता है। यदि आपको ऑर्डर याद है तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको ऑर्डर याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो लेंथेनम के बाद क्या था सीजियम, मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना के याद किया है। ठीक, इस लेक्चर में आपको ट्रिक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लंबा है। ठीक, इसलिए क्या है कभी और मैं तो बस आप लिखेंगे, आपको याद करना होगा पूरा सीरीज। ठीक, कैसे है तो लेंथेनाइड का इसको सीरीज याद करना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है डिक्रीज होता है, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक, अगला बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3 होता है। ठीक, तो इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3 होता है, तो जितने भी हैं सभी क्या होता है +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जो यूरेनियम और ये जो है वाइबियम, फिर देख लीजिए ये जो यूरेनियम है और वाइट्रिबियम जो है, ठीक यही क्या होता है +2 शो करते हैं। ठीक, बाकी जितने भी हैं +3 वाले मोस्ट कॉमन होते हैं, बाकी सब कीजिए, बस केवल इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो यूरेनियम है और वाइबियम है। ठीक, ये सॉरी वाइट्रेबियम है। ठीक, तो यूरेनियम और वाइट्रेबियम जो होते हैं +2 शो करते हैं, बाकी सभी क्या होता है +3 वाले शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी याद कर लीजिए। ठीक, यही क्या होता है +2 शो करते हैं। ड्यू टू स्टेबिलिटी क्या होता है इनकी स्टेबिलिटी होने का है। ठीक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसलिए क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनको +3 में जाना है, +3 में जाना है, इसलिए क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, तो दूसरे का ऑक्सीडाइज करके अपने को +3 में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3 होता है। ठीक, जबकि ये यूरेनियम और वाइट्रिबियम जो होता है +2 शो करते हैं। ठीक, इसलिए इनका रीजन क्या है स्टेबिलिटी गेन करने का कारण। ठीक, ड्यू टू स्टेबिलिटी होने के कारण, और दूसरा क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये। ओके, इसीलिए नीड 2010 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट कॉमन एमंग द लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3, ऑप्शन ए होगा। ठीक, अब बात करते हैं लेंथेनाइड के कुछ जनरल कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद करना है आपको। कुछ जनरल कैरेक्टर क्या है, जितने भी लेंथेनाइड को आप देखेंगे, जितने भी लेंथेनाइड हैं सभी क्या होता है सिल्वरी वाइट होते हैं, सभी सिल्वर की तरह वाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ये मेटल तो हैं पर एक सॉफ्ट होते हैं और सिल्वर की तरह वाइट होते हैं, सिल्वर की तरह वाइट होते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक, बात करते हैं टैनिस रैपिड इन एयर, और बहुत टैनिस करते हैं एयर में, टैनिस इन एयर, टैनिस रैपिड इन एयर। ठीक, जैसा क्या होता है हार्ड होते हैं, हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जितना इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, यानी आप लेंथेनम से लूटियम तो देखेंगे तो धीरे धीरे सब क्या होता है हार्ड होते जाते हैं। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा एटॉमिक नंबर वैसे वैसे क्या होते हैं हार्ड होते जाते हैं। और जो आपका ये है जो आपका समारियम है, जो SC है, ठीक, जो ऐसे है जो है समारियम जो है ये होता है स्टील हार्ड, स्टील की तरह हार्ड होता है। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है, नीट में भी है। ठीक, एक आध बार टेस्टों में भी बना है क्वेश्चन, नीट में नहीं है। जो समारियम जो होता है स्टील की तरह हार्ड होता है, समारियम कैसा होता है स्टील की तरह हार्ड होता है। ठीक, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 673 केल्विन के आसपास होती है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है समारियम की। तो देखिए ये सभी फिर देख लीजिए, सभी क्या होता है सिल्वर की तरह वाइट और सॉफ्ट होते हैं। ठीक, टेंसाइल टैनिस होते हैं एयर में। ठीक, हार्ड होते हैं, हार्डनेस इंक्रीज होती है इंक्रीज नंबर में, और जो समारियम है बहुत स्टील की तरह हार्ड होता है। ओके, अभी लेंथेनाइड के कुछ रिएक्शन है। ठीक, लेंथेनाइड बहुत आराम से रिएक्शन कर सकता है। ठीक, बहुत से कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये सभी रिएक्टिव भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिएक्टिव नहीं होते हैं, सब रिएक्टिव भी होते हैं, क्योंकि लास्ट में होते हैं इसलिए अच्छा खासा रिएक्टिव भी होते हैं ये। ठीक, इनका जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बाइड बना सकते हैं। ठीक, जब इनका हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हैलाइड बना सकते हैं। लेकिन इनका हमेशा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन क्या होता है +3 होता है, इसलिए +3 वाला कंपाउंड बनाएंगे आपको। ठीक, बस +3 वाला कंपाउंड बना दीजिए तुरंत आग बंद करके। ये हेलोजन के साथ क्या बनाते हैं हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, +3 वाला ऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर के साथ बनाएंगे सल्फाइड +3 वाले। ठीक,
नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनाएंगे +3, ऑलरेडी नाइट्रोजन +3 में ही होता है, ठीक, इसलिए नाइट्राइड बनाएंगे। मतलब वाटर के साथ क्या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, HCl के साथ बनाएंगे क्लोराइड, ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब बहुत आसान रिएक्शन, आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक। ये सभी रिएक्शन ईजी है, आराम से आप देखते ही मतलब आपको याद हो जाएंगे, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी आपके नीट में आए हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड, जितने भी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड हैं आर कलर होते हैं। जितने भी लेंथेनाइड होते हैं, जितने भी लेंथेनाइड वाले जितने भी हैं एलिमेंट, जितने भी लेंथेनाइड में आते हैं, सभी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। जितने भी ट्राई वाले जो होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। बहुत इन सॉलिड स्टेट या इन एक्वस स्टेट, सॉलिड में भी हो सकते हैं कलर और एक्वस, दोनों फॉर्म में ही क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक। जैसे डी ब्लॉक कलर शो करता है, ऐसे ये भी लेंथेनाइड भी कलर शो करते हैं, ठीक। अब बस इसमें एक्सेप्शन कौन है, ला और लू, ठीक। लेंथेनाइड और लूटियम जो है यही केवल नहीं करते हैं। लेंथेनाइड ऑलरेडी इसमें लेंथेनाइड में आता ही नहीं है, ठीक। और लूटियम ये दोनों छोड़ दीजिए, ठीक, ये दोनों छोड़ दीजिए, मतलब पीछे दोनों, ये दोनों नहीं करेंगे, बाकी सभी क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, सभी लेंथेनाइड क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक। इसे नीट में क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब बात करते हैं एक्टिनाइड की। तो जो एक्टिनाइड होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव होते हैं। जितने भी एक्टिनाइड होते हैं क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं सभी, और लो हाफ लाइफ टाइम, इनका हाफ लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक, बहुत कम हाफ लाइफ टाइम होता है, ठीक। और सभी क्या होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव, ये सभी जितने भी एक्टिनाइड होते हैं सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होंगे, साथ ही साथ इनका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें आप सभी एलिमेंट आपको याद करना होगा, ठीक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक याद करना होगा। ये आपको पूरा लाइन से याद करना होगा, मैं यहाँ पे याद नहीं करा सकता, मैं ट्रिक फॉर्म में याद किया हूँ, आप भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 5 वाले में आएंगे F, क्योंकि 5F सीरीज होती है इसलिए 5F होंगे, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक। 6D 1 या 0 होंगे और 7S 2 होंगे, ठीक। 6D 1 या 0 होंगे, 7S 2 होंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा याद करने में, क्योंकि किसी किसी में इसमें D मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, D 3 में देखने को मिलते थे, सीजियम, गैलोडियम और लूटियम, 3 में आपको देखने को मिलते थे, लेकिन इसमें D जबकि मैक्सिमम में आपको देखने को मिलेगा, D वाले में मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा D में, ओके। ऐसे भी एक्टिनाइड आपको ज़्यादा पूछेगा नहीं, मैक्सिमम आपको ज़्यादा कौन पूछेगा, लेंथेनाइड के बारे में ज़्यादा पूछता है वो, ओके। तो चाहिए तो आप एक झटका देख सकते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन, ओके। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्टिनाइड होते हैं सो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एक्टिनाइड होते हैं बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक। और जबकि लेंथेनाइड होता है +3 वाले शो करते थे, और लेंथेनाइड जो होते थे खाली +3 वाले ही स्टेबल होते थे उनके कंपाउंड। लेंथेनाइड क्या करते हैं, +3 वाले शो करते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड होते हैं ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 +4 +5 +7, कितने मजे, जितने सारे उतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, ठीक। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D 7S। तो क्या लेस एनर्जी गैप बिटवीन होता है किसके बीच 5F 6D और 7S के बीच लेस एनर्जी गैप होता है, इसलिए क्या होता है कि ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। और लेकिन इनका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, +3 ही होता है, ठीक। इनका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3, लेकिन ये क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो होता है आपका मतलब इसका रीज़न क्या है कि क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D और 7S, ओके। इनके बीच कम एनर्जी गैप होता है इनके बीच, इसीलिए क्या होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये आपके नीट में क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये क्या है, ये 23 का सॉरी 13 का क्वेश्चन है, 213 क्वेश्चन है। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिट बाई एक्टिनाइड देन दोज ऑफ लेंथेनाइड, ठीक। तो ये बोला लार्ज नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं एक्टिनाइड किसके, लेंथेनाइड के कंपेरिजन में। मेन रीज़न क्या है इसका, मेन रीज़न यही है, लेजर एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन किसके 5F 6D और 4F के बीच क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, यही सी होगा, यही यहाँ पे। और ऑप्शन आप देख सकते हैं स्टॉप करके, ऑप्शन क्या, सी, इनके एनर्जी गैप क्या होता है, कम होती है, इसलिए क्या होता है, एक्टिनाइड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके। अब देखिए बात करते हैं जनरल कैरेक्टर, एक कुछ कैरेक्टर हैं, तो ये भी क्या होते हैं, जो एक्टिनाइड के होते हैं ये भी सिल्वर की तरह होते हैं, ये भी सिल्वर, जैसे वो भी सिल्वर की तरह होते थे, ये भी सिल्वर की तरह होते हैं। डिस्प्ले एज वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, इनको डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर में इनको हम ढाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे स्ट्रक्चर इनको रख सकते हैं, मतलब ये भी सॉफ्ट होते हैं, जिस स्ट्रक्चर में चाहे उस स्ट्रक्चर में इसको ढाल सकते हैं, ठीक। ये अगला क्या है, रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो ये भी क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव है, इससे बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होंगे ये, ठीक। तो बहुत बार आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तो रिएक्टिव होंगे नहीं लास्ट में, तो ये ऐसा मत समझिए नोबल गैस थोड़ी ना है कि रिएक्टिव नहीं होंगे, सभी क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ये, ओके। देखिए नीट 2021 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें कौन सा है, यही बताना है, ठीक। पहला क्या है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो सही बात है, ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि ये नीचे है, ये 5F वाले हैं, इसलिए इनका कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक।
आप ये नहीं जानते तो ये लाइन जान लीजिए। एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इससे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, अगला क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आर कलरलेस। ये तो गलत बता रहा है भाई, जो ट्राइवेलेंट जितने भी लेंथेनाइड है सभी क्या होता है, कलर्ड होते हैं, कलरलेस नहीं होते हैं। चाहे सॉलिड की बात कीजिए चाहे एक्वस फॉर्म में बात कीजिए, दोनों में क्या होते हैं, जो ट्राइवेलेंट जो लेंथेनाइड होते हैं क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक, तो ये लाइन आपका इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन बी होगा। तो अगला देख लेते हैं, लेंथेनाइड आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, ये भी क्या होता है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक, अच्छा रिएक्टिविटी भी होती है, अच्छे कंडक्टर भी होता है, सब कुछ अच्छा है ये। ठीक, और एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल। एक्टिनाइड भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेंथेनाइड से भी रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अब स्किपली विथ फाइनल डिवाइड, और बहुत जल्दी क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं फटफट, क्योंकि बहुत अच्छा रिएक्टिव होते हैं और बहुत तेज मतलब क्या रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनसे क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, जो बी वाला यही गलत है। ठीक, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आर कलरलेस, जबकि सभी मतलब मैक्सिमम जो ट्राइवेलेंट जितने भी लेंथेनाइड है सभी क्या होता है, कलर्ड होते हैं। क्योंकि इसको छोड़ दीजिए, ला और लू को, मतलब लेंथेनियम को और लूटियम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं सभी क्या होते हैं, कलर्ड शो करते हैं, जितने भी हैं। ठीक, तो यही मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग फॉर वीडियो। ठीक, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चन को कराया हूँ, एंड सभी लाइन को मैंने क्लियर किया है। ओके।